आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप ठीक ठाक होंगे, आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ये वीडियो हमारी मैथमेटिक्स 4024 के पेपर 2 के लिए और IGCSE वाले स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके तकरीब उनका जो है मोस्टली कंटेंट सेम होता है, पेपर्स का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। बाकी ये है कि उनको लिए यूज़ करना नहीं पॉसिबल है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आज रात को समवेयर 8 से 10 के बीच में आपकी वीडियो लगाऊंगा, होपफुली जो आपके कल के पेपर के लिए वीडियो है। अच्छा, अब होगा ये कि जब बिजनेस की वीडियो में लगाऊंगा तो ये वीडियो पीछे चली जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कल स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत होगी क्योंकि आपका आगे पेपर आ रहा है मैथ्स का, तो इसको फिर आगे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइएगा ज़रूर, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे। और एक जो हमारा ये एक रिडेम्पशन है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी मैथ्स की, वो बड़ी बड़ी मैंने मेहनत से वीडियो बनाई थी, बहुत उसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई थी, लेकिन उसमें वॉइस का इशू था तो वो इतना फ़ायदा कर नहीं पाई स्टूडेंट्स का। तो उसमें ये कि इंशाल्लाह उस चीज़ को इसमें रिडेम्पशन मिलेगी कि इसको अच्छा करते हैं और होपफुली हमारा जो एक अच्छी वीडियो जाएगी। मैं इस वीडियो को स्टार्ट पास पेपर से नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको हर चैप्टर ही कुछ मेन बातें बतानी है जिन बातों में इशू होता है। अगर हमें उसके बाद देखो अभी सुबह के 7:55 हुए हैं, ठीक है, मैं इसको तकरीबन जो है 9:30 तक रिकॉर्ड करूँगा। अगर 9:30 तक हमारे पास ये होता है कि 9:30 तक हमें ये चीज़ें रिकॉर्ड के बाद हमारे पास टाइम बच जाता है, तो मैंने पास पेपर खोला हुआ है, हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स की बातों को। नहीं तो फिर हम लोग जो है इन बातों को जरूर डिस्कस करेंगे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें आमतौर पर गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, सारा कुछ कवर करते हैं इंशाल्लाह, कोशिश यही है। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, पहला हमारा जो नंबर वाला टॉपिक है ना, इसमें कुछ चीज़ें जो याद रखने वाली हैं मेन, वो मैं बता देता हूँ आपको। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा सा, मेरी राइटिंग मैंने पहले बताया कितनी खास नहीं है, और ना ही राइटिंग से आपके मार्क्स कटते होते तो मैं फेल होता। ठीक है, उसके ये प्रूफ मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा खैर, इसमें मेन बात क्या है, देखो जो नंबर्स वाला चैप्टर है ना आपके अंदर, एक तो इसमें आपको प्राइम फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। देखो, इसमें आपका जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, प्राइम फैक्टर का बेसिकली मतलब ये है कि एक नंबर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्राइम नंबर्स हैं उसमें डिवाइड करना, यानी उसमें जो जितने भी उसकी आप पावर्स निकाल रहे हो उसके प्राइम नंबर्स के अंदर उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये नंबर क्या है। अभी हम करके भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, 0 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जो अपने आप को खुद डिवाइड करे और उसको उसके अलावा जो है, यानी एक नंबर और डिवाइड करता हो जो कि 1 है, इसके अलावा उसे कोई और नंबर डिवाइड ना करता हो, कंप्लीटली डिवाइड ना करता हो। ठीक है, तो इसमें अब जो मेन बात क्या है कि 1 को सिर्फ 1 डिवाइड करता है, 1 को जो दूसरा नंबर होना चाहिए था 1 खुद इटसेल्फ वो नहीं है। ठीक है, 0 का भी हमें पता है कि 0 की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। बाकी जितने हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 2 को एक तो वो खुद डिवाइड करता है, 2 1 2 हमारे पास, और दूसरा हमारे पास जो 1 है वो 2 को डिवाइड करता है। इसलिए जो 3 है हमारे पास उसका सेम ट्रीटमेंट है, 5 है, 7 है, इस तरह हमारे पास आगे आते जाते हैं। पहले वाले में कुछ आपको बता भी देता हूँ, आपको इतने पता होने चाहिए होते हैं, पता इन सेंस कि आपको आसानी हो जाती है। 2 3 5 7 11 13, अच्छा हमारे पास आ गया 14 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 हमारे पास, 19 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, 19 नंबर जी, 19 प्राइम नंबर है। तो इस तरह बेसिकली ना, ये जो बात समझाने वाली है आपको वो ये है कि इस तरह आपको जो है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर्स का वो आ गया। अब इसमें एक मेन बात हमारे पास और क्या आती है, इसको हम यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं। जो आपकी मेन बात इसमें दूसरी आती है वो आती है प्राइम फैक्टर्स वाली। प्राइम फैक्टर से मुराद ये है, आपको उसने कोई भी नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट करो उसने हमें दे दिया 250, आपने उसको कॉन्स्टेंटली डिवाइड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, कि वो जो है, या आप बेशक चाहो तो लोएस्ट से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लोएस्ट से करने में बल्कि आसानी होती है, लोएस्ट से अगर आप करोगे तो डिवीजन आपके लिए आसान होगी, ताकि उसके सिर्फ उसके जो आंसर हैं उसके प्राइम नंबर में रह। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 250। अब समझाने वाली बात क्या है, मैं इसको चाहूँ तो 25 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मैं प्राइम नंबर सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास जो सबसे क्लोज प्राइम नंबर आ रहा है जो इसको डिवाइड कर सकता है, हमारे पास यहाँ 5 है। ठीक है, 5 5 25, उसके बाद हमारे पास 0 आ गया। आप चाहो तो 2 से स्टार्ट कर, मैंने आपको बताया कि आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करने में आपको आसानी रहेगी, डिवाइड करना आसान होगा। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आ गया 5, ये हमारे पास आ गया 5 1 5 0। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिर 5 आ गया, 5 के हमारे पास 2, 5 2 10 होता है, 2 हमारे पास 1 2 आ गया। खैर मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। मैं अगर 2 से करता तो 2 1 2 होता, 2 2 4, एक को ओके हमारे पास 125 ये आया था, आगे फिर हमें 5 से ही करना पड़ता है। ठीक है ना, 5 2 10 25, फिर हमारे पास आ गया 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, ये 1 हमारा ऑब्वियसली बात है प्राइम नंबर नहीं है। अब हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 5
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा जो 250 है हम इसको इस तरह उसमें डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली मतलब ये है कि 250 जो है वो हमारा 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय हमारा जो है 2 है, ये हमारा जो है उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप एलसीएम ले रहे होते हो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू, एलसीएम दो तरह का होता है, एक तो हो गया कि जो हम डायरेक्ट ले लेते हैं ना मल्टीप्लाई करके आपस में, वैसे अगर आप प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एलसीएम ले रहे हो तो आपने याद रखना है कि प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन वैल्यूज लेते हैं। जैसे कि फर्ज करो हमारे पास यहाँ एक नंबर और था, एक नंबर हमारे पास और था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस नंबर के प्राइम फैक्टर थे 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। एक और नंबर था हमारे पास, उसके अंदर था 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब वो कहता है इनका एलसीएम निकालो, तो आपने जो है पहले जो सबसे जो कॉमन तीनों में जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं ना, उसका आपने जो हाईएस्ट वैल्यू अवेलेबल है वो ले लेनी है। हमारे पास यहाँ तीनों में 5 कॉमन है, 5 की एक वैल्यू 3 है हमारे पास, पावर की एक 3 है एक 4 है, तो हम यहाँ से 5 की पावर 4 ले लेंगे। एक हमारे पास आ गया 5 की पावर 4, दूसरी कॉमन वैल्यू तीनों में 2 वाली आ रही है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 4 जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लेंगे। अब हमने ये भी कंसीडर कर लिया है, हमने इसके अंदर जो है ये भी कंसीडर कर लिया, 5 की पावर 4 भी कंसीडर कर लिया, ये भी कंसीडर कर लिया, ये भी और ये भी। अब जो बाकी बच गए इनकी भी हाईएस्ट पावर ले लो, हमारे पास 7 की पावर 2 आ जाएगी, हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये हमारा उसका बेसिक तरीका है समझाने वाली बात है। अब जरूरी बात मेरे पास यहाँ क्या आती है, एचसीएफ में इससे उल्टा होता है। सिर्फ हम एचसीएफ में लोएस्ट पावर ऑफ ओनली द कॉमन वैल्यूज, जो अगर 5 नंबर दिए हुए हैं, जो प्राइम फैक्टर पांचों में कॉमन होगा उसकी भी हम लोएस्ट वैल्यू उठाएंगे, अनकॉमन वालों को टच ही नहीं करेंगे। ये हमारा एक बेसिक थीम है, समझ आना चाहिए आपको। फिर नंबर सिस्टम में एक और, एक कोई बच्चे कहते हैं सर वो एचडी नहीं होती। ओ भाई, जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो उसकी एचडी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। आमतौर पर टीचर्स ये करते हैं कि वो लगा देते हैं 5-6 दिन के बाद, वो जब पूरी हो जाती है, एक डेढ़ दिन के बाद प्रॉपर्ली जब वो एचडी हो जाती है 4K में, उसको पब्लिश कर देते हैं। मैं वीडियो सुबह 11 बजे बना रहा हूँ, मैंने इस वीडियो को 8 बज के 1 मिनट में बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस वीडियो को सुबह 11 साढ़े 11 बजे इसको ऑनलाइन करना है कि बच्चे उसको देख सकें। इसलिए मेरी वीडियो जैसे उसकी एचडी जो सबसे जो बेसिक लेवल की वो होती है ना रेंडरिंग, एचडी रेंडरिंग, जब वो होती है मैं उसको आगे लगा देता होता हूँ, फिर वो साथ साथ एचडी रेंडरिंग होती रहती है, थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद एचडी हो जाती है। तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लिया करें, उसमें आपका ही बेनिफिट होता है, मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा होता। ये होता है कि वीडियो जल्दी मिल जाती है स्टूडेंट्स को, उनका टाइम ज़ाया नहीं होता। खैर ये आ गया। इसमें हमारे पास एक और चीज़ क्या आती है, हमारे पास में एक और मेन चीज़ ये आ जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की ना सबसे आसान डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए ना, वो ये एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हम एक्सप्लेन ना कर सकें, इसको यूँ समझ लो। ठीक है, अब इसमें जो नंबर नहीं आते पहले आपने याद रखने हैं, जो रेक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं ये इर्रेशनल नहीं होते। ठीक है, दीज आर नॉट इर्रेशनल। इस तरह जो आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है बाकायदा, वो आप शायद मैथ्स ए लेवल में एड मैथ्स में या लेवल मैथ्स में पढ़ोगे वैसे ही। ठीक है, अच्छा उस बाद हमारे पास आ गया इर्रेशनल नंबर में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इर्रेशनल नहीं होती। कोई वैसे नंबर दिया हुआ है 2 3 4 5, तो ये इर्रेशनल नहीं है, क्योंकि हम इसको इसके नीचे हम इसका वो लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा के हम इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जो मेन मसला है हमारे रैशनल इरेशनल के अंदर, अगर आपको क्वेश्चन आ देना कि राइट टू इरेशनल नंबर्स, एक बात है ये कई बार आ जाता होता है क्वेश्चन इस तरह का, तो आपने याद रखना है कि जितने हमारे पास ये है ना, क्या होता है, जितने हमारे पास ये जो साइंस मौजूद हैं, जैसे हमारे पास पाई एक साइन है, ये हमारा जो है एक इर्रेशनल नंबर है, इसको ये समझ लो कि इसका जो हमारे पास आंसर होता है हम उसको उस फॉर्म में नहीं ला सकते। अच्छा, जितने भी आपके पास अंडर रूट वैल्यूज़ हैं ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जैसे 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, 5 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे पास 6 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनकी जो अंडर रूट्स होती हैं ये हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं, इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं ला सकते। ठीक है, एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं ला सकते। तो ये आपने याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन जो आता होता है। और हमारे पास क्या चीज़ है, जो मैंने नोट्स डाले हुए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको ज़रूर देख लेना, बड़ी हेल्प करेंगे आपके, बहुत सारा कुछ उनमें कवर्ड होता है। ठीक है, प्लीज़ उनको एक बार गो थ्रू कर लिया करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक यहाँ पे जो मैंने देखना था, एक टॉपिक मैंने बताना था, मैं हर टॉपिक को कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत टच जरूर कर लूँ इंशाल्लाह ना। तो हमारे पास जस्ट स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स के अंदर जो ज़रूरी बात है, जो आपका स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स हैं उसके अंदर आपने ये चीज़ याद रखनी है, स्टेटिस्टिकल डायग्राम जो इतना लिख दिया काफ़ी है, उसमें हमारा मेन बात है वो ये है कि बार ग्राफ के अंदर अगर आपको बनाना आ जाए तो बार्स आपस में अटैच नहीं होते। ठीक है, बार ग्राफ के जब आप बार अटैच कर दोगे वो हिस्टोग्राम की फॉर्म में चला जाता है। आपने अगर बार ग्राफ बनाना है तो आपने उसके बार्स को अटैच नहीं करना।
अच्छा, अब बार ग्राफ में हमारे पास एक और चीज़ क्या आती है, बार ग्राफ में अमूमन जो है ना आपने ध्यान जो करना होगा, अगर फ़र्ज़ करो आप ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ का वो दिया हुआ है, स्केच दिया हुआ है, आप 4 डब्बे जो हैं उनको दे रहे हो एक बार ग्राफ को, उसकी विड्थ दे रहे हो, ठीक है, तो फिर बाकी बार ग्राफ्स को भी सिमिलर विड्थ दो, फिर आपके जो 2 बार ग्राफ्स हैं उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर आप एक बार ग्राफ और दूसरे के बीच में 3 डब्बे छोड़ रहे हैं तो उससे और उसके नेक्स्ट के बीच में 3 डब्बे छोड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। जो आपका हिस्टोग्राम है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि आपने याद रखना है, हिस्टोग्राम हमारी जो वो होता है, हिस्टोग्राम जो होता है हमारी क्लास इंटरवल्स पे नहीं बनता, हमारा सॉरी जो हमारा वो होता है हमारी क्लासेस पे नहीं बनता, हमारी जो क्लास इंटरवल्स बनते हैं अपर, हमारी उसके बाद अपर जो हमारी क्लास की लिमिट होती है और लोअर क्लास की लिमिट, उसके थ्रू हमारा हिस्टोग्राम, जो हमारा हिस्टोग्राम की जो हमने क्लास डिवीजन करनी होती है उससे करनी होती है। इसमें ज़रूरी बात आपने और क्या याद रखनी है जो मेरे जहन में क्लिक कर रही है बार बार, वो ये है कि हिस्टोग्राम में जो आपकी आपने क्लास की डिवीजन कैसे करी। फर्स्ट को आपका क्लासेस बनाई हुई है 13 से 15, ठीक है, 16 से 30 40 15 16 से 17 18, ठीक है, हमारे पास आ गया 19 से हमारे पास आ गया 21, एग्जाम्पल है। अब यहाँ ना आपने देखना है कि आपकी जो यानी कि लीस्ट वो है ना, यानी जो हमारे पास वो वैल्यू आ रही है उसका जो लीस्ट वैल्यू है, यानी बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक स्मॉल वो आ रही है, यहाँ हम उसको कर रहे हैं उसके अंदर, यानी हमारे जो एक उसमें डिफरेंस आ रहा है हमारा इन दो के बीच में, देखो डिफरेंस कितना है, हमारी इसकी अपर क्लास में और इसकी जो सॉरी इसकी अपर क्लास में और इसकी लोअर सॉरी अपर हमारी उसके अंदर और इसकी लोअर के अंदर जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा क्या है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे 1 के डिफरेंस से चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसकी क्लास जो हम लोग बनाते होते हैं, जो हम उसकी वो क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए आपने क्या करना है, आपने जितना इनका डिफरेंस है ना बीच में उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0.5। अब आपने अपर लिमिट्स के अंदर 0.5 ऐड कर देना है, जो अपर आपका सॉरी क्लास की जो अपर बाउंड्री है। मेरे मुंह में बार बार गलत वर्ड आ रहा था, शुक्र है सही वर्ड आ गया, कि पता होगा क्या, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा ना प्रॉपर सही, जिनको खसूसी तकलीफ होगी ना पता क्या करेंगे, उसमें से इतनी सी बात निकालेंगे, देखो उसको यही नहीं पता था। तो वो ज़रूरी बात ये थी कि क्लास बाउंड्री और हमारी, मैं उसकी बात कर रहा था हमारी क्लास इंटरवल की, ठीक है। इसमें हम लोग अपर वाले में प्लस कर देते होते हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हमारा हिस्टोग्राम की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारा ये बन जाएगा 12.5 से लेके 15.5 तक, 15.5 से लेके हमारा 18.5 तक, ये हमारा हो गया 18.5 से लेके 19.5 तक। अब ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, ताकि हमारे हिस्टोग्राम इकट्ठे यानी कि वो बन सकें। अच्छा, अब आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसमें आपने क्या करना होता है, आम तौर पे जो मेन डिफरेंस है ना उसमें आपने हर जो उसके मिड पॉइंट्स है ना, बेसिकली जो आपकी एक क्लास इंटरवल के पूरी एक जो क्लास होती है उसका जो मिड पॉइंट है ना वो आपने सारे मार्क करके उनको आपने यूँ जोड़ना होता है। फ़र्ज़ करो हमारा एक हिस्टोग्राम बना हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल बनाते जाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये आ गया, इसमें से बल्कि हमारे पास थोड़ा सा गलत बन गया, इसको मैं सही बनाता हूँ, रुको। हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें ये हिस्टोग्राम बना हुआ है, ये आ गया, ठीक है, ये इधर आ गया, उसके बाद हमारे पास ये इधर आ गया, उसके बाद ये इधर आ गया, फ़र्ज़ करें उसके बाद ये इधर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास इसके बाद इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया, यूँ एक एग्जांपल है बना हुआ है। अब आप जो हर उसका है ना उसके मिड पॉइंट पे वो लगा के यहाँ पे उसके डॉट्स लगा के, ठीक है, इनको आप जो आपका लोएस्ट वाला वो आप जो उसकी वो एंडिंग वहाँ स्टार्ट करके इनको आपस में इसके ऊपर गुजरोगे, ठीक है, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे, ये आपका मुकम्मल करके वो हो जाएगा। ये वैसे आता बहुत कम होता है, लेकिन ये कि पता होना चाहिए एक चीज़ का जो आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास जो हमारा हिस्टोग्राम में मेन बात फिर वैसे में क्या आई थी अभी आने वाली, चल क्यों नहीं रहा, इसे क्या हो गया, अच्छा सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास जो मेन बात इसमें आ जाती है वो ये थी कि अच्छा हिस्टोग्राम का हमारा ये हो गया। इसमें एक और बात अभी क्या आई थी, हिस्टोग्राम हो गया हमारे पास, ये आ गया, इसकी एक बात जिनमें क्लिक की थी या वो मिस कर गई थे इनसे। चले अगले उस पर चलते हैं, मैं जब आएगी तो बात है। तो अच्छा हमारे पास जो पाए चार्ट होता है उसका हमें ऑब्वियसली बात है पता होना चाहिए कि पाए चार्ट जो टोटल है ना हमारे पास, टोटल पाए चार्ट का जो हमारे पास एंगल होते हैं उसके अंदर, क्योंकि एक सर्कल है बेसिकली प्रॉपर फुल सर्कल होता है, तो ये हमारे पास 360 डिग्री का होता है। अब इसमें पता है कोई फॉर्मूला भूल जाओ ना तो कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेते होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता याद करना है मुझे मेरे फलाने ट्यूटर ने क्या बताया था, कोई मसला नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपको उसके सेक्टर बना के दे देता है, ठीक है, वो कहता है ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ठीक है, यूँ बना दिया, यूँ बना दिया। अब व्हाट्सएवर उसमें वो आपको कहता है, पहली बात तो सेक्टर की जब मेजरमेंट कर लगो, अगर वो आपको कहता है कि इस पे ऊपर अपना जो वो है प्रोटेक्टर रख के, कंपस प्रोटेक्टर जो आपका, ये मुझे बड़ा मिक्स होता है मेरे जहन में, जो आपका प्रोटेक्टर है, हाँ प्रोटेक्टर रख के आपने इसमें से वो करना है, यानी कि इसको आपने
मैयर करना है तो उस पर लाइन पे सही रखा करो। इस लाइन पे रख रहे हो तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक सीधी लाइन पे कोशिश किया करें, जो सीधी लाइन मिल रही है ना वहाँ से मैयर किया करें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ से आप मैयर कर रहे हैं, उसका एक रेडियस बना लेना, ठीक है। रेडियस से मुराद ये है कि जो मिड पॉइंट से एक साइड पर टच कर रही होती है उस पर रख के एंगल बनाना शुरू कर देना, आपके लिए एंगल बनाने आसान हो जाएंगे, ठीक है, कंपेरेटिवली, बजाय कि आप उसको कर रहे हो। हाँ, ये ध्यान रखना, आपने पहले दे रहा हूँ, हमने एंगल बनाना था, फ़र्ज़ करें ये जो हमारा इनर एंगल है, इसका मैं जो एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये हमने 60 का बनाना था। एक बात है, आपने यहाँ इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख, ये आपने इसके ऊपर यहाँ पे अपना वो रखा, क्या होता है अपना, ये आ गया ना आप पास, यहाँ आपने इसके ऊपर वो रखा अपना, ठीक है। आपने उसको रीड करके यहाँ से आपने उसको रीड किया, आपने उसका ये बना दिया, ये आपका उसका एक एंगल आ गया, सही है। अब अगर आप इसी लाइन के ऊपर दूसरा एंगल खींच देते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि यार उसमें से इतना हिस्सा उसका निकल गया, तो आप उसको यहाँ आपने उसको रखोगे, यहाँ से उसको मैयर करोगे ताकि आपकी मेजरमेंट ठीक हो। बात समझाने वाली है, अच्छा मैं बता रहा था पूरा उसका हमारे पास 360 होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जो आपका इसके डिग्री है, जो आपको डिग्रीज दी हुई है, ठीक है, आपको फ़र्ज़ करें वो कहता है कि जो आपको एक दिया होगा एन होता है टोटल नंबर, वो आपको कहता है भाई ये 60 लीव्स हैं, आपने लीव्स की शेप के साइज से डिवीजन की हुई है कि लॉन्ग लीव्स है, शॉर्ट लीव्स है, जो भी हैं आपके, ठीक है। अब वो कहता है कि यार जो आपके हैं ना ग्रीन कलर के लीव्स, उनको एंगल मिला हुआ है 270 का, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि वो कहता है कितना उसका एन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यार आपको 270 एंगल दिया हुआ है, टोटल एंगल 360 होता है, मल्टीप्लाई कर दोगे उसको हमारे टोटल, इससे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ लीव्स हैं 6 1 6 6 6 3 6 6 36 360 60 सॉरी 6 हमारे पास ये आ गया, 6 1 ये हमारे पास 6 1 नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा 3 2 6 3 9 27 0 2 1 2 2 45 90, ये हमारे पास आ गया। यानी कि इसमें से 45 जो है हमारा 3/4 पार्ट जो बेसिकली वो हमारा ये है। अच्छा, यही वो अगर आपको कहता है, इसका उल्टा क्वेश्चन जो आ जाता होता है, वो आपको कहता है कि यार 12 लीव्स जो है ना आउट ऑफ द 60 लीव्स टोटल जो है वो आपके रेड कलर के हैं। अब वो कहता है इसमें इनका एंगल कितने डिग्री का बनेगा। कॉमन सेंस क्या कहती है हमारी कि भाई हमें पता लग गया कि जो हमारा आंसर है इस इक्वेशन का वो हमारा 12 है, ठीक है। टोटल हमारा 60 है, मल्टीप्लाई में हमें इसका पता नहीं है, ये हमारा 360 है। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लो, ये आपका जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम जब अगली बनाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई में हमारे पास 360 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये ओवर 60 आ जाएगा, 6 1 6 6 6 36 12 72, ये हमारे पास 72 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन मेरी गलत दोस्तों में कि ऑब्वियस सी बात है मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो बात समझाने वाली है उसकी जिस समझो, ये कैलकुलेशन सही है, 36 ठीक है, 72 सही हो गया, उसका हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई इसमें, यानी इसके अंदर जो मेन बात है हमारे चैप्टर में वो यही बातें हैं। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जरूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, ब्लंडर वाली बात, स्टेप्स को मिस नहीं करना। करना क्या होता है, पहले आपने ये अगर 200 थे, 200 हमारे पास टोटल थे, यहाँ पे मेरी राइटिंग का अचार अल्लाह अल्लाह का समझा, ये आ गया, ये आपके पास अगर देखें 200 थे, ठीक है, उसमें से आपने पहले जो 150 का अपर क्वार्टाइल है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो लेनी है। आपने ये जो x की वैल्यू है ये नोट डाउन करनी है, ठीक है। फिर जो आपका लोअर क्वार्टाइल है 50 वाला, उसका आपने जो x की वैल्यू है वो लेनी है, इस वैल्यू को नोट डाउन करना है। ये जो आपके अपर क्वार्टाइल वाला x है, उसके बाद जो आपका लोअर क्वार्टाइल वाला x है, इनको माइनस करोगे, ये जो आंसर आएगा ये आपका जो IQR है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे क्या करते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखते हैं, वो आप मीडियन निकाल रहे हो, दोबारा मीडियन निकालना, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड मीडियन आर डिफरेंट थिंग्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज में आपने दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेके फिर डिटरमिन करना है, ये दोनों में फर्क है, ठीक है। यानी उसकी पहले कॉरेस्पॉन्डिंग आपने अपर लिमिट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले ली, लोअर लिमिट की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले ली, उनको डिफरेंस देख लिया तो वो आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। अच्छा, मुझे और देखने इस चैप्टर में कोई मेन बात ऐसी मेरे ध्यान में आती है, मेरी राइटिंग इतनी गंदी भी नहीं है यार जितनी आ रही है, वैसे आपस की बात है। अच्छा खैर, ये आ गया हमारे पास कैटेगरिकल न्यूमेरिकल ग्रुप डाटा, ये तो खैर नॉर्मल चीज़ें। प्रोबेबिलिटी की बातें, प्रोबेबिलिटी में यार मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्रोबेबिलिटी में ना आप इसको यूँ याद रखा करो, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपका कुछ मैं ये मेन बातें बता रहा हूँ, जहाँ भी आपके पास एंड लिखा होगा, बड़ा लिखा, बड़ा साफ लग रहा है, ठीक है। अगर जहाँ भी एंड लिखा होगा वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है, जहाँ भी आपके पास और लिखा होगा वहाँ आपने प्लस करना है। एक तो ये असूल याद रखो। इसके बारे में मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में, ट्री डायग्राम के बारे में बहुत डिटेल्ड नोट्स विद डायग्राम्स, स्पेशल बनाई हुई डायग्राम्स डाले हुए हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर देखना, उससे आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल होता है, बच्चों को मसला होता है, मुश्किल तो नहीं है खैर, मसला बड़ा होता है। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इस प्रिंसिपल को अपने ज़हन में अप्लाई रखना है आपने, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस, क्लियर।
अब इसके ऊपर बात समझो। वो आपको कहता है कि यार दो आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, एक आपके पास चीज़ आ गई कि यानी दो, एक बंदा है उसने ना डिसाइड करना है कि क्या वो रेड शर्ट पहनेगा, ठीक है, या वो ब्लू शर्ट पहनेगा। ये उसका पहला डिसीजन है। उसके बाद उसने डिसाइड करना है कि क्या वो रेड शर्ट के साथ जो है ट्राउज़र पहनेगा या वो इसके साथ जीन्स पहनेगा, ठीक है। और इस तरह उसने डिसाइड करना है कि क्या वो ब्लू वाले के साथ जो है ट्राउज़र पहनेगा या उसके साथ जीन्स पहनेगा। यहाँ पर दो कंडीशंस आ गई। अब देखो हमारा जो उसका ट्री डायग्राम स्टार्ट होगा ना, हमारे पास पहली कंडीशन है टू डिटरमिन बिटवीन रेड एंड ब्लू, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई, हमने डिटरमिन करना है कि हमारा जो है क्या वो ट्राउज़र पहन रहा है, क्या वो जीन्स पहन रहा है। यहाँ भी हमें डिटरमिन करना है क्या वो ट्राउज़र पहन रहा है या क्या वो जीन्स पहन रहा है, सही है। अब ऑब्वियस ही बात है वो ये तो नहीं करेगा ना शर्ट पहन के नीचे नंगा घूमे, या रेड शर्ट पहन के नंगा घूमे, या ब्लू शर्ट पहन के नंगा घूमे, या सिर्फ ट्राउज़र पहन ले शर्ट ना पहने। तो इसमें अब इसको समझो, यहाँ पे ना अपने जेहन में एंड और वाली रिलेशनशिप बनाया करो। यहाँ पे इसकी इन दोनों के साथ, यानी इसकी इनके साथ जो रिलेशनशिप है और इसकी इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो एंड वाली रिलेशनशिप है। रेड शर्ट एंड ट्राउजर, रेड शर्ट एंड जीन्स, ठीक है। इसके और इसके बीच में दोनों के इनकी और वाली रिलेशनशिप है, या ट्राउजर पहनेगा या जीन्स पहनेगा, सही है। इधर भी हमारे पास शुरू में और वाली रिलेशनशिप है, या तो रेड शर्ट पहनेगा या ब्लू शर्ट पहनेगा। लेकिन अगर वो ब्लू शर्ट सेलेक्ट कर लेता है तो फिर इन दोनों के साथ इसकी रिलेशनशिप एंड वाली है कि ब्लू शर्ट और उसके साथ, और इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला, यानी ब्लू शर्ट के साथ वो या ट्राउजर पहनेगा, एंड वाली रिलेशनशिप आ गई हमारे पास, या वो उसके साथ जो है जीन्स पहनेगा, यहाँ भी एंड वाली रिलेशनशिप आ गई। इस ट्राउजर और जीन्स के बीच में हमारे पास और वाली रिलेशनशिप है। अब करो गलती, किस तरह गलती होगी इसके अंदर। अब हम इसका वो बनाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज के साथ बनाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 होता है, याद रखना, ठीक है। एनी फ्रीक्वेंसी इसका टोटल 1 होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर 1 होता है। यानी मैं आपको उसकी बात समझाता हूँ क्या ना क्या चाह रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ब्लू, ये हमारे पास आ गया रेड, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या नाम था, ट्राउज़र। ये हमारे पास आ गया जीन्स, ये हमारे पास आ गया ट्राउज़र, ये हमारे पास आ गया जीन्स। अच्छा कभी कभी वो ट्रिक करेगा आपको, वो इनकी सेटिंग उल्टी कर देता है, ध्यान से देख लेना। इधर ट्राउज़र जीन्स दे देगा तो फिर यहाँ पे जीन्स ट्राउज़र दे देगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से देख लिया करो, ठीक है क्वेश्चन को। अब यहाँ समझाने वाली बात है, इस एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ना, ये जो एक पर्टिकुलर लेवल है हमारा, ये वाला, ये एक पर्टिकुलर जो लेवल है, इसके ऊपर टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 1 होगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो ये एक पर्टिकुलर लेवल है, इसके ऊपर हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ये हमारे पास जो ये एक टोटल हमारे पास लेवल है, इसके ऊपर हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 1 होगी। क्लियर हो गया। अब समझाने वाली बात क्या है यहाँ पे, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, थोड़ा सा हमारा गंदा लग रहा है, इसको हम वो करते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। अब यहाँ वो कहता है कि रेड को सिलेक्ट करने की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 0.6, ब्लू को सिलेक्ट करने की 0.4, टोटल 1 हो गया। इस लेवल पे वो कहता है कि हम रेड के बाद, अगर आप, यानी वो आपको इसकी जो कंडीशन दी होती है उसको पढ़ना भी सीखा करो। वो कहता है अगर वो रेड सेलेक्ट करता है तो हमारी जो ट्राउज़र की वो है फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 है कि उसका ट्राउज़र पहनेगा, इसकी हमारे पास 0.7 है। अगर वो ब्लू सेलेक्ट करता है तो ट्राउज़र की फ्रीक्वेंसी 0.4 हो जाएगी हमारे, और वो कहता है कि इसकी हमारी 0.6 हो जाएगी। उसने आपको कंडीशन दे दी, ठीक है। ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, पूरा मिला के हमारा, सही है जी। अब वो आपको कहता है, अब वो देगा कंडीशंस। अब उसकी क्वेश्चन को समझना, वो कहता है कि या तो, यानी वो कहेगा इन दोनों में से एक चीज हो जाए, वो कहेगा और, वो कहेगा या तो यार ये हो जाए कि वो रेड शर्ट पहन ले और जीन्स पहन ले, या ये हो जाए, या तो ये कॉम्बिनेशन कर ले, या वो ब्लू कलर की शर्ट पहन ले और ट्राउजर पहन ले, सही है। अब इसमें पहले इसको एंड और की फॉर्म में लेके आओ, आपके लिए ये एक स्टेप है सिर्फ एक्स्ट्रा, लेकिन इससे आपकी जो है आसानी हो जाएगी। यहां वो कह रहा है कि वो कहता है कि आई वॉन्ट हिम, यानी ही शुड वेयर रेड जीन्स एंड रेड शर्ट एंड जीन्स, यानी R मल्टीप्लाई बाय J, ठीक है, और प्लस ही शुड वेयर ब्लू, क्या नाम है हमारी, शर्ट एंड ट्राउजर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब करो गलती, इसमें कैसे गलती होती है, नहीं होगी गलती इंशाल्लाह, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, पहला हमारे पास रेड शर्ट है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है उसमें 0.3, ठीक है। और ये हमारे, सॉरी, रेड शर्ट के साथ जीन्स पहननी है, 0.7 मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने गलत देख लिया है, ठीक है।
अच्छा प्लस कर देंगे, इसके अंदर हमने करना है, वो कहता है ब्लूज के साथ हमने 0.4 हमारा आ गया, जो हमारा ब्लू का वो है पहले सेलेक्ट करने का, उसका वो कहता है कि हमें इसके साथ करना है ट्राउजर, जो कि हमारा इसका वो भी 0.4 ही है, ये देखो 0.4 ये आ गया, और हमारे पास रेड के साथ जीन्स का आ गया 0.6 एंड 0.7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, हेलो कैलकू, मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये हमारे पास आ गया सर 0.42, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, 0.16 हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गया जी मतलब हमारे पास आ गया 0.42 प्लस 0.16, ये हमारे पास आ गया सर 0.58। अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में कैसे गलती होगी, कौन सा ऐसी बला है ट्री डायग्राम, कोई बला नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड और वाले रिलेशनशिप को अपने जहन में बिल्ड करो, आपके लिए ट्री डायग्राम बहुत आसान हो जाएगी, इसमें ट्री डायग्राम में कोई इशू नहीं होता, हलवा चीज़ है, ठीक है। और इसमें मेन बात क्या आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, हाँ इसमें एंड और वाले रिलेशनशिप एक और जगह भी आती है, वो कहता है कि अ पर्सन थ्रोज 2 डाइस, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस शो अ 6, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, एक स्टैंडर्ड डाइस के अंदर हमारे पास 6 साइडें होती हैं, उस पर अलग अलग नंबर होते हैं, यानी हर नंबर की फ्रीक्वेंसी एक डाइस के ऊपर 1/6 होती है। 6 ऑप्शन है टोटल, इसको जो समझा करो, टोटल ऑप्शन हमारे पास आ गए जो हो सकते हैं 6 हैं, ठीक है। और जो उसमें हर ऑप्शन को कितनी बार आने का चांस है, एक डाइस के ऊपर एक ऑप्शन जो हो सकता है वो एक ही बार आ सकता है, एक ऑप्शन जो है वो एक दफ़ा आएगा, तो हमारे पास हर एक ऑप्शन की फ्रीक्वेंसी 1/6 है। पहले डाइस के ऊपर 6 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, दूसरे डाइस के ऊपर भी 6 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है। अब बीच में क्या आएगा, प्लस या मल्टीप्लाई है, वो कह रहा है कि मुझे दोनों पे चाहिए, ही वॉन्ट्स अ 6 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड ही वॉन्ट्स अ 6 ऑन द अदर डाइस। इसका मतलब ये है कि उसे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, क्योंकि एंड जहां आता है वहां मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 1/36 हमारा वो आ गया। अच्छा यही वो अगर आपको कहता कि वो कहता है कि अली वुड विन द गेम इफ आइदर का मतलब है कि बीच में और वाली रिलेशनशिप आने वाली है, आइदर ही गेट्स 5 एंड 6 ऑन बोथ डाइसेस, ठीक है, और ही गेट्स 3 एंड 2 ऑन बोथ डाइसेस। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें ये बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, इसमें दो तरह की सिचुएशन आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए 5 एंड 6 जो है दोनों डाइसेस के ऊपर, उसने ये नहीं कहा कि पहला 5 आए दूसरा 6, अब ये देखो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। अगर वो कहता, अगर फर्स्ट उसने कहा होता ना कि इस पहली कंडीशन में वो कहता कि पहले वाला 5 हो दूसरे वाला 6 हो, तो फिर उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली वही होती है जो हमने पहले निकाली है, कि पहली बारी में 5 आने की फ्रीक्वेंसी पे 1/6 है, दूसरी बारी में हमारे पास 6 आने की फ्रीक्वेंसी पे 1/6 है, तो हमारे पास 1/36 फ्रीक्वेंसी होती है अगर वो कहता पहले में 5 दूसरे में 6 आए। अब उसने ये नहीं कहा, उसने हमें कहा है कि उसे एक 5 एक 6 चाहिए, ठीक है, जो पहली कंडीशन है उसके लिए एक 5 एंड एक 6 आ सकता है, या तो पहले वाले में 5 आएगा दूसरे वाले में 6 आएगा, या पहले वाले में 6 आएगा दूसरे वाले में 5 आएगा, ठीक है। तो हम अब इसका मतलब क्या है, अब देखो यानी इसका क्या हो गया इंग्लिश के अंदर, ये कंडीशन तब मीट होगी 5 एंड 6 वाली जब आइदर हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो है वो 5 होगा और सेकंड वाला 6 होगा, ठीक है, और हमारे पास जो है फर्स्ट वाला 6 होगा सेकंड वाला 5 होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह आपने लिख लिया ना, अब इसको इसके पहले हर पार्ट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग सोच लो। देखो इससे आपको फायदा ये होता है कि आप स्टेप वाइज, अगर आपको एक चैप्टर नहीं आता ना, आप इस तरह स्टेप वाइज करोगे, आपके लिए वो चैप्टर फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो हमने कहा कि आइदर फर्स्ट वाला जो है 5 हो और एंड जो हमारा सेकंड वाला है वो हमारा 6 हो, और हमारे पास जो है फर्स्ट वाला जो है हमारे पास 6 हो एंड सेकंड वाला जो है वो हमारे पास 5 हो, तो उससे हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी कि हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 5 एंड 6 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इनके अलग, देखो 5 पहले वाले में 5 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, दूसरे वाले में हमारे पास जो है वो आने की फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले के अंदर 6 आने की फ्रीक्वेंसी भी 1/6 है, बीच में एंड आ रहा है, ये मल्टीप्लाई होंगे, यहां और आ रहा है बीच में प्लस का साइन आएगा, पहले वाले में 6 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, एंड यहां हमारे पास मल्टीप्लाई आएगा, उस बाद हमारे पास जो है दूसरे वाले में 5 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है। अब बनाओ इक्वेशन, कैसे गलत होगी इक्वेशन इसकी, पहले वाले में 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ठीक है जी, ये मुकम्मल हो गया,
प्लस और वाला प्लस लगा दिया, देखो हमने जो और लिखा था ये प्लस हमने बीच में लगा दिया, ठीक है। दूसरे वाले का आ गया 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, सही है जी। 1/36 प्लस 1/36, ये हमारे पास हो गया 2/36, जिसका मतलब ये 2 1 2 18 सा 36, 1/18 हमारे पास आंसर आ गया। स्टेप वाइज करोगे, उसकी सिचुएशन को अपने ज़हन में एकदम से सिचुएशन पर के डायरेक्टली करना चाहोगे ना, मुश्किल आएगी। सिचुएशन को अपने ज़हन में रैशनलाइज कर लो कि यार वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। अगर आपको वो बात समझ आ जाती है, आप सही करोगे। हमारे पास अब देखो, हमारे पास आ गया कि ये जो हमने क्वेश्चन बनाया था कि या तो वो कहता है कि या तो उसे चाहिए कि हमारे पास जो है या तो और का वर्ड आ रहा है, वो बंदा फेंके और 5 और 6 आ जाए, या हमारे पास जो है वो बंदा फेंके 3 और 2 आ जाए, ठीक है। अब हम 3 और 2 का भी देख लेते हैं। अब वो हमारे पास दूसरा आ गया 3 और 2, उसने हमें ये नहीं कहा कि पहले वाला 3 हो दूसरे वाला 2 हो, यानी कि जो फेंके तो पहला 3 दूसरा 2 आए, ठीक है, उसने हमें ये बात नहीं की। इसमें इसका मतलब ये कि हमारे पास पहली सिचुएशन आ गई, आइदर जो है या तो ये होगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला है वो 3 होगा और हमारा सेकंड वाला जो है एंड जो है सेकंड वाला जो है हमारा वो 2 होगा, या हमारे पास सिचुएशन ये आएगी कि हमारा आइदर जो है हमारा, सॉरी आइदर तो हो गया ऊपर, इसमें मकसद ये है कि हमारा जो पहले वाला है वो 2 होगा एंड जो हमारा सेकंड वाला है वो 3 होगा। अब इसके आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लिख लो। पहले वाले के 3 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, क्योंकि एक डाइस के ऊपर 3 1/5 होता है। दूसरे डाइस के ऊपर 2 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है। हमें एंड चाहिए, मल्टीप्लाई होंगे, बीच में और आ रहा है प्लस होगा, ये जो एंड आ रहा है ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले वाले में 2 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, दूसरे वाले में हमारे पास 3 आने की फ्रीक्वेंसी 1/6 है, ठीक है जी। अब उस तरह इक्वेशन बना लो। इसकी इक्वेशन बन गई 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये पहले वाली पूरी आ गई, बीच में इसका और का साइन आ गया, दूसरा पे आ गई हमारी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका हमारे पास वही आ जाएगा 1/18। क्लियर हो गया। अब हमारी ओवरऑल क्वेश्चन क्या था? ओवरऑल क्वेश्चन था कि या तो 5 और 2 आ जाए, ठीक है, उसके दोनों थ्रोज के ऊपर, या जो है हमारे पास और आ गया, सॉरी क्यों नहीं और लिखना है, मैंने इसको साफ करके लिखता हूं समझ आ जाए। तो मुझे टाइम लग रहा है यार इस राइटिंग के एडजस्ट करने में ना, तो उसको जरा बेयर कीजिएगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट थी कि या तो वो 2 डाइस फेंके, हमारे पास 5 और 2 आ जाए, और वो 2 डाइस फेंके हमारे पास 3 और 2 आ जाए। सेटिंग उसने स्पेसिफाई नहीं की कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। अब हमारे पास 5 और 2 की फ्रीक्वेंसी हमने ये निकाली है कि 1/18 फ्रीक्वेंसी है इसकी, ठीक है, ये हमने निकाली हुई। तो हमारे पास ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1/18, और बीच में और का वर्ड आ रहा है, प्लस का साइन आएगा। दूसरा हमारे पास आ गया जो हमारे पास है कि 3 और 2 की फ्रीक्वेंसी हमने निकाली हुई है कि 3 और 2 के 2 पॉसिबल चांसेस थे, हमने वो निकाल के कि 3 और 2 की फ्रीक्वेंसी 1/18 है, सही है। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 2/18, 2/2 1 2 2 9 18, ये हमारे पास आ गया 1/9। मैं रिकमेंड करूंगा मेरी पेपर 1 वाली वीडियो, बेशक उसमें वॉइस का इशू है, उसे जरूर देख लें, मैंने वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें और बताई हुई हैं। अब बताओ प्रोबेबिलिटी में क्या इशू रह जाता है? कुछ भी इशू नहीं है, इजी सिंपल सीन है, ठीक है। ट्रिग्नो जो हमारा वो है हमारी जो है क्या ये हमारा क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको यार, ट्रांसलेशन वाला क्या होती है, ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन वाला हमारी से क्या कहते हैं इसे हम लोग, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए मैंने चारों के लिए नोट्स बना के डाले हुए हैं। वो सादे नोट्स नहीं है, उनका फ़ायदा सुन लो। उसमें मैंने एक एक स्टेप को डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक। मैं यहाँ उस पर टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगा कि मैंने वहाँ पे एक एक स्टेप को प्रॉपर डायग्राम्स बना के, कोई एक पोस्ट के अंदर 15 20 डायग्राम्स बनाई हैं, उसमें एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया हुआ है कॉमन मिस्टेक्स के साथ। आपने वो वहाँ से तैयार करना है। मेजरमेंट का, मेंसुरेशन वाले चैप्टर का मैंने डिटेल से वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आपने फॉर्मूला ब्रेक करना है, शेप को समझना है, उसको आप देख सकते हो। ये तमाम चीज़ें आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, और कौन सा चैप्टर, वेन डायग्राम को बहुत सा एक्सप्लेन किया हुआ है, लोकस को किया हुआ है, इनको एक बार देख लेना, बड़ा बेनिफिट देंगे आपको। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मैट्रिसेस वाला चैप्टर, या इसमें मोस्टली वही फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे मेन चल रहे होते हैं। यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होना चाहिए, डिटर्मिनेंट का मतलब 0 आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि जहाँ डिटर्मिनेंट 0 होगा वहाँ हमारे पास नो इनवर्स होगा, ठीक है। आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स है, जो एक ऑब्जेक्ट को उसके इमेज पे प्लॉट कर रहा है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो उस इमेज को ऑब्जेक्ट पे प्लॉट करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मैट्रिसेस के अंदर आ जाता है जो मैट्रिसेस का हमारा है प्लस करना मैट्रिसेस को, सिंपल बात है, मल्टीप्लाई करने का असूल समझ लो, उसमें बच्चे गलती करते हैं, बड़ा सिंपल है, हालांकि इतना कोई इशू नहीं होता उसमें। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 4 8, दूसरी दी हुई आपको 3 5 6 8 7 2। पहले आपने डिसाइड करना है कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो ये होती है रोज, ठीक है, ये होते हैं कॉलम्स।
आप पहले उस मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई कॉलम देखो क्या है। इसकी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसकी हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ऐसे ही है, 3 कॉलम हो गए, ठीक है, और हमारे पास 2 रो हो गई। क्लियर हो गया। अब समझाने वाली बात क्या है इसमें, जो मेन बात समझाने वाली सर वो ये है, अब यहाँ मेन बात क्या है समझने वाली, ये जो आप पहले आपने देखना है क्या मैट्रिक्स कंपेटिबल है या नहीं है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है, डिफरेंट है, तो वो मैट्रिक्स आपस में कंपेटिबल नहीं है, उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जरूरी बात क्या है, मैट्रिक्स की अरेंजमेंट मैटर करती है। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है कंपेयर टू अगर आप पास ये क्वेश्चन आ जाता 3 5 6 8 7 2 इंटू 1 2 4 8। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की अरेंजमेंट मैटर करती है क्योंकि यहां पे हमारे पास पहले वाले के जो हमारे पास रो है और कॉलम ये हो जाएगा, दूसरे वाले का हमारे पास जो रो एंड कॉलम है वो ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स कंपेटिबल होती हैं अगर आपके रो और कॉलम्स जो हैं यानी मल्टीप्लाई करने के कंपेटिबल होती हैं। अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो तो ये दो मैट्रिक्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये दो आपस में इस सेटिंग में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सेम है। अच्छा, अब जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसमें कितने रो एंड कॉलम होंगे, पहले वाले के एक रोज और दूसरे वाले के कॉलम्स जो हैं वो आपका डिसाइड करते हैं कि जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसमें कितने वो होंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसके अंदर 2 रो होंगे और हमारे पास 3 कॉलम होंगे। क्लियर होगी बात। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो किस तरह होती है। एडिशन वाला तो सिंपल है ना, प्लस माइनस करना, कोई तो मसला नहीं होता। अलजबरा उसमें आ जाता है, उसमें अलजबरा कैलकुलेशन बना के आप कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों मसला आता होता है 1 2 4 8 3 5 6 8 7 2, यही है ना, 1 2 4 8 3 5 6 और हमारे पास 8 7 2। अब यार इसकी वो समझ लो, आपने पहले इसका जो है ना पहला वो उठाना है, पहली रो उठानी है, उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करनी शुरू कर देनी है। देखो हमारा मैंने बताया कि फाइनल आंसर में हमारे पास 3 कॉलम होंगे 2 रो होंगे। अब ये मैंने पहली रो उठाई, इसकी पहली उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, थोड़ा जगह में ज़्यादा चाहिए होगी, मैं आगे डायरेक्टली करूँगा, ठीक है, समझाने के लिए बताया आपको किस तरह करते हैं। ये हमने जो है जाके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो है इसको इससे करेंगे, 1 5 5 2 7 14, यानी 1 5 5 हो गया, 2 7 14 14 प्लस 5 19, हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। 1 6 सर हमारे पास आ गया 6 और 2 टू द 4, 6 प्लस 4 10, हमारे पास ये आ गया। फिर हम इसको उठाएंगे, इसको इस तरह इनकी एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। फोर्थ, ये पहले वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे वाला नीचे वाले से होता है, ध्यान रखना। इस तरह ये पहले वाला जो है यहाँ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 से हमारे पास आ गया 12, 8 8 64, 64 और 12 हमारे पास हो गया 76, ठीक है। 4 5 से हमारे पास 20 आ गया, 8 7 7 8 56, 56 और हमारे पास आ गया 4 5 26 76। वाह जी, 76 आ गया। अच्छा, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? इतनी भी मेंटल मैथ अच्छी नहीं होती यार। 76 सही है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। कैलकुलेशन को ना इग्नोर करो, यहाँ पे जो बात समझाना चाह रहा हूँ समझो, मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ, गलती हो सकती है। 6 4 और 24 और हमारे पास 8 2 16, 24 16 हमारे पास 40 ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 8 2 16 17 एंड 19 19 19 10 76 76 40, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो मैट्रिसेस में से कुछ मुश्किल नहीं होता। अब आ गया वेन डायग्राम की शेडिंग, बड़ा इशू है, वो भी पता नहीं क्यों इशू में समझ नहीं आता। देखो एक तो ये चीज़ याद रखो कि वेन डायग्राम में पहले सॉल्व होगी ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद आपने लेफ्ट से राइट चल। देखो अच्छा, एक तो मेरे आपने इसमें नोट जरूर देख लेना है, मैंने उसमें पूरी ये बात समझाई है मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, वेन डायग्राम में आप रट्टा नहीं मार सकते। कितनी आप यानी कितनी वेन डायग्राम याद कर लोगे, 1 कर लोगे, 10 कर लोगे, 15 कर लोगे, इनफिनिट वेन डायग्राम्स अवेलेबल है दुनिया में, ठीक है। आपको आना ये चाहिए कि वेन डायग्राम आपने बनानी कैसे है, उसको शेड कैसे करना है, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, पहली बात तो ये है कि आपने चलना है, बाकी आपने चलना है लेफ्ट से राइट, ठीक है, शेडिंग के अंदर, लेकिन जहां ब्रैकेट होगी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, अगर एक इक्वेशन में आपका ये जो साइन है इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाला साइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसमें आप जो अपनी वो बनाओगे वेन डायग्राम बनाओगे, फर्स्ट करो 2 चीज़ों की है, तो उसके अंदर आप उनको दूर दूर बनाओगे एक दूसरे से, उनमें कॉमन एरिया कोई नहीं होगा। अगर आपका ये साइन एग्जिस्ट करता है तो फिर आप इनमें ये जो आपकी जिन भी 2 या 2 3 4 में एग्जिस्ट करता है उनके बीच में आप ये कॉमन एरिया जरूर बनाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इस तरह आपके पास अगर एक उसकी तमाम वैल्यूज दूसरे में मौजूद हैं
तो आप उसको उसका सबसेट बनाओगे। फर्ज करो बी की तमाम वैल्यूज ए में मौजूद हैं, तो ए हमारा बड़ा सेट हो जाएगा और बी उसके अंदर छोटा सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि बी की तमाम वैल्यूज ए में मौजूद हैं। अच्छा, अब आ गया हमारे पास इसकी शेडिंग करने का तरीका। प्राइम का मतलब होता है उसके अलावा हर चीज, यानी अगर वो कहता है ए प्राइम, तो ये हमारा अगर ए सेट है तो ये बाकी सारा ए प्राइम है, उसके अलावा सारा। अब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमेशा देखो, अगर आप बहुत आपको अच्छा आता है, प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। मुझे भी एक पॉइंट आ गया था प्रैक्टिस कर करके उस पॉइंट पे कि जब मैं डायरेक्टली कर लेता था। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली यानी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इतनी, तो आप स्टेप वाइज कर लो, उसको कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन आपकी वो चीज़ सही हो जाएगी। देखो, हमें वो क्वेश्चन देता है ए यूनियन बी इंटरेक्शन सी का प्राइम, यूनियन होता है दोनों का मिक्सचर, ठीक है। कहते हैं शेड करो। अब ऑब्वियस ही बात है, पहले हमें इसको बनाना सही है। यहां पे जो समझने वाली पहली बात तो ये कि हमें बना के देगा। पहले हम एक फर्ज करते हैं, उसमें बना के दिया हुआ है। पहला स्टेप, उसके स्टेप वाइज चलते हैं ना। ये हमारे पास उसने फर्ज करो हमें यूं एक डायग्राम बना के दी हुई है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमें इसके अंदर जो है इसको शेड करना है। पहला स्टेप है कि हम इस जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करें, ठीक है। हमारी ब्रैकेट क्या कहती है हमें, ये आप ना रफ वर्क में यानी पेंसिल से बना लेना, वहां पे इसको आपको बाद में रेस करके फाइनल तो एक फाइव बनाओगे। ब्रैकेट है, ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी, ये आ गया आपका सी, ये हमारा आ गया यूनिवर्सल, ठीक है। अब वो कहता है पहले हमारे ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया। देखो ये हमारा पूरा बी का जो एरिया है ये सी में कॉमन आ रहा है, तो ये हमने पूरा यहाँ पे जो है शेड कर दिया बी और सी का कॉमन एरिया। ऐसे ही है जी, ये हमारा बी एंड सी का कॉमन एरिया आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वो मैं कह रहा है हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इसका प्राइम यानी बी एंड सी के कॉमन एरिया के अलावा हर चीज। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसके अलावा जो भी चीजें उनको शेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास जरा सी आ गया, तो मैं ड्राइंग उसको अवॉइड करिएगा, ये आ गया। अब देखो हमें पता है कि ये हमारा बी एंड सी का कॉमन एरिया है, ठीक है। ये हमारा पूरा जो बी एंड सी का कॉमन एरिया है, बी एंड सी इंटरसेक्शन जो है, इसके अलावा हर चीज शेड करनी है हमने, इनसाइड भी आउटसाइड भी, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली हमने ये सारे का सारा जो एरिया है ना, ये हमारा शेड हो जाएगा, ठीक है। आपने शेड, अच्छा याद रखना शेड आपने वहाँ फुल करना होता है, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारे टाइम कम है इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, फुल आपने शेडिंग करनी होती है। ये हमारा जो पूरा ये है ना, ये सारे का सारा ये आ गया, ये हमारा बल्कि इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, बिल्कुल आएगा। सी हमारे पास ये ऐसा है ना, सी का ये और ये ऐसा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सारे का सारा जो है ना हमारा यार, ये हमारा सारा शेड हो गया, ठीक है। समझाने वाली बात है। इसमें से जगह बच गई जो हमने बेसिकली हमने जो उसका इंटरसेक्शन निकाला है, हमने ये हिस्सा अनशेड कर दिया। बात समझ आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वो कहता है कि हमें ए को यूनियन देनी है इसके साथ। अब यहां एक बात समझना, यहां गौर से देखो, हमारा ए जो है ना, हमारा ए बाकी सारा ऑलरेडी पहले कवर्ड है। यूनियन होता है दोनों को मिक्स करना, दोनों को एक साथ लाना, ठीक है। यहां हमारा बाकी सारा ए ऑलरेडी इसके साथ है। हमारे ए का सिर्फ ये जो छोटा सा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसका इसके अंदर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारी फाइनल डायग्राम जो होगी, अब हम इसको शेड करेंगे। अच्छा एक चीज देखने देखना, वो क्या कह रहा है, आपको क्या चीज शेड करवा रहा है, क्या वो आपसे ये चीज जो दी हुई है ये शेड करा रहा है या इसका ऑपोजिट शेड करा रहा है, ठीक है। तो ये दिन में रखा करें। अच्छा अब ये आगे क्यों चल रहा, क्या मसला है इसको। अच्छा ये आ गया ना ब्रो, अब हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया, हमने इसको यूं बना लिया, बड़ा बनाऊं, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ थी, यहाँ हमारे पास बेसिकली ये चीज़ थी कि हमने ऑलरेडी जो है ये सारा हमने शेड किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास यानी कि बी इंटरसेक्शन सी के अलावा वाला सारा एरिया, ये भी हमने सारा शेड किया हुआ है, ये सारे का सारा हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है। ऐसे ही है, हमने ऑलरेडी इसके अंदर ये भी शेड किया हुआ है, हमने उसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी के अलावा हमने ये भी शेड किया हुआ है, ये भी शेड किया हुआ है, ये हमने सारा कुछ शेड किया हुआ है। ये बच गया था क्योंकि इसके अंदर ए शामिल था, हमने इसको इसके साथ ऐड करना, हमने ये भी शेड कर दिया, हमारी डायग्राम पूरी हो गई। बस सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा। तो इस तरह आपने इसको समझना होता है कि यार आप स्टेप वाइज करोगे ना, वेन डायग्राम में कभी गलती नहीं होगी यार, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, मैंने अपनी पेपर 1 वाली वीडियो में लोकस एक्सप्लेन किया है, वो जरूर देख लेना। जो आपका अगला आके हमारे पास वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन वाला, ये सिंपल चैप्टर है, इसका कोई मसला नहीं होता। मेजरमेंट वाले का मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, इसका मेजरमेंट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उससे करते हैं सॉल्व, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन बात जो आती है, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ मेन बातें,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सर हमारे पास एक मेन बात ये आती है, ये जो पहले समझने वाली बात है वो ये है कि यानी फर्स्ट चीज़ एक तो ये है कि जो आपकी एक लाइन है ना, इसकी यानी लाइन की इक्वेशन के अंदर, लाइन की इक्वेशन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि आपको बताना चाहिए कि यार एक चीज़ का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, एक लाइन का जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इसका बेसिकली नेगेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। यानी बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ इट्स, जो आपके पास ग्रेडियंट उसका जो है आपके इसके जो परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट है, तो आपके पास आंसर -1 आता है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका पहले वाले का ग्रेडियंट और जो दूसरे वाले का ग्रेडियंट है उसकी आपस में ये रिलेशनशिप हो, ठीक है। यानी कि ये आपके पास आ जाएगा इसकी माइनस वैल्यू हो, तो ये इसको कट करके हमारे पास ये वैल्यू -1 आ जाएगी, सही है। तो ये आपके रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। बाइसेक्टर में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फ़र्क क्या है? बाइसेक्टर एक लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल हिस्सों में। बाइसेक्टर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी करेगा और 90 का एंगल भी बनाएगा। सिर्फ परपेंडिकुलर जो है वो कहीं भी, देखो एक लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ भी बन सकता है, 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 ठीक है। परपेंडिकुलर बनने से जो मेन बात है, परपेंडिकुलर होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं होता कि वो बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होगा जो उस लाइन को मिड से कट कर रहा होगा, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा होगा, 2 हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा और उसके साथ साथ उसको 90 का एंगल भी फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मिड पॉइंट का यूज़ होता है, वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने मिड पॉइंट के यूज़ को याद रखना है इसके अंदर। अच्छा, और हमारे पास क्या चीज़ आ गई इसके अंदर, मुझे सोचने दें। ये आता है, अच्छा खैर कोई इतनी मेन बात अभी नहीं आ रही। बाकी हमारे पास सिमेट्री का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यार रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री में फ़र्क क्या है। रोटेशनल सिमेट्री होती है कि वो शेप खुद आप अगर पेज को मोड़ो 360 तो कितनी दफ़ा आपको सेम शेप नज़र आएगी। मैंने अपनी पेपर 1 वाली वीडियो में रोटेशनल सिमेट्री को बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया, उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसके अंदर ऑब्वियसली बात है, आपने देखना होता है कि अगर आप उसको फोल्ड करो, उस लाइन के ऊपर उस शेप को फोल्ड करो, तो क्या वो एक हिस्सा दूसरे के ऊपर परफेक्टली प्लेस होता है या नहीं होता, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम में समझाया था कि रेक्टेंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 होती हैं क्योंकि उसके जो डायगोनल्स हैं वो उसको इक्वली प्लेस नहीं करते हैं मोड़ते हुए। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। बाकी रोटेशनल का मैंने ट्रिक आपको लास्ट टाइम बताई थी कि आप पेज को मोड़ के, आपके सामने पेपर होता है, उसका जो सेम शेप है ड्रॉ करते हैं, जो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। तरीका मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास आ गया फंक्शनल रोटेशन आ गई है। चाहिए कोई इतनी फंक्शनल रोटेशन क्या है इसमें, अच्छा खैर ज़रूरी बात मेरे में भी और क्या आई थी यहाँ से, मैंने उसने लास्ट वाली वीडियो में इंडिसेस के रूल्स सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। हमने इंडिसेस उसमें कवर किया हुआ है, हमने उसके अंदर जो है पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस फाइनेंस को कवर किया हुआ है। मेन बात उसमें ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि वो आपको कहता है, क्वेश्चन को यूँ समझना, क्या वो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्काउंट कितना है, ठीक है, या वो आपसे पूछ रहा है कि इतना डिस्काउंट दिया हुआ है, इसकी असल प्राइस कितनी है। ये 2 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, असल प्राइस और डिस्काउंट या डिस्काउंट और असल प्राइस, ठीक है। तो ये देखना कि वो आपको क्या दे रहे हैं और आपसे क्या चीज़ पूछ रहा है। आपने जो इक्वेशन उस हिसाब से बनानी है। टाइम वाले क्वेश्चन में यार एक ब्लंडर होता है, सुनो, उसने आपको टाइम दिया हुआ है ना, आप या तो टाइम डिफरेंस शुरू में कैलकुलेट कर लो या आप टाइम डिफरेंस एंड में कैलकुलेट कर लो। आपने टाइम डिफरेंस 2 दफ़ा कैलकुलेट नहीं करना। मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि आप एक मुल्क के हिसाब से जो आपको दिया हुआ है ना, आप पहले अपना आंसर कैलकुलेट कर लो, बाद में उसमें टाइम डिफरेंस को एडजस्ट कर लो। अगर टाइम डिफरेंस उस दूसरे मुल्क के साथ 10 घंटे आगे है तो 10 घंटे उसमें ऐड कर दो, 10 घंटे पीछे है तो आप उसमें माइनस कर दो। लेकिन आप अपना आंसर, देखो एक बात है, मेरी बात है, आप सुबह 8 बजे एक जगह से निकलते हो, ठीक है, समझने वाली बात है। वो आपको कहता है कि आप जब आपको 12 घंटे की फ़्लाइट है, 12 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पहुंचोगे, लेकिन डेस्टिनेशन का जो टाइम है वो आपके यहाँ के टाइम से 2 घंटे पीछे होता है। समझ आ गई? आप बजाय इसे कन्वर्ट करो ना, पहले आप अपने लोकल जो आपको एक जगह का टाइम दिया हुआ है ना उसमें आंसर निकालो। 8 बजे आप निकले हो, 12 घंटे का सफ़र है, 9, 10, 11, 12, ये आपके 4 घंटे हो गए, 12 बज जाएंगे। उसके बाद आपके पास यानी 4 घंटे के बाद बाकी रह गया, यानी आप बेसिकली सुबह 8 बजे निकले हो ना तो रात को आप 8 PM पे पहुंचोगे, अगर आप 8 AM पे निकले थे 12 घंटे सफ़र करने के बाद, सही है। अब बात क्या है इसके अंदर, वहाँ का टाइम आपके यहाँ के टाइम से 2 घंटे पीछे है, तो अपने टाइम के हिसाब से अगर आप 8 बजे पहुँचोगे तो वहाँ के टाइम के हिसाब से आप 8 - 2 6 बजे पहुँचोगे। बस स्टेप वाइज चला करो, आप स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपके लिए मैथ आसान है। स्टेप्स के अक्सर वर्किंग के मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज चलने में आपके लिए आंसर निकालना आसान होगा, आंसर में गलती कम होगी। यही वो आपको कहता है, फ़र्ज़ करो आप एक जगह से, मैं कहाँ ही लिखना शुरू हो गया हूँ, अच्छा खैर, वो आपको कहता है आप एक जगह से निकलते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कहता है कि आप यहाँ से 6:30 पे निकले, 6:30 AM पे, सही है। आपने 11 घंटे और 24 मिनट्स का सफ़र किया।
आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ का टाइम जो है वो आपके लोकल टाइम से 7 आवर्स जो है 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स जो है वो आगे है, ठीक है, यानी कि उसमें उसका वो आपसे आगे है। अब पहले आप देखो कि आपने 6:30 पे निकले, आप लोकल टाइम के हिसाब से किस टाइम पहुंचोगे, 6:30 और 11 घंटे हो गए आपके 5:30, उसमें आप 24 मिनट ऐड कर लो, 5:55 पे आपने 50 30 40 54 ठीक है, 11 और 6 आप पास आ गया, 11 और 6 हो गया हमारे पास 17 का मतलब 12 14 56 ठीक हो गया। आप 5:54 PM पे पहुंच जाओगे अपने टाइम के हिसाब से। अब वहाँ का टाइम आपसे 7 घंटे और 20 मिनट आगे है, इसमें आप 7 घंटे और 20 मिनट ऐड कर लो, बस आपको पता चलेगा भाई आप वहाँ के टाइम के हिसाब से किस टाइम पहुँचोगे। तो ये इस तरह टाइम डिफरेंस को निकालोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसको इस तरह निकालोगे आपके मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। टाइम जोन की बात आ गई, उसमें ये हो गया भाई 10 घंटे पीछे है, तो यहाँ से आप ट्रेवल करते हो, आपने 12 घंटे का सफ़र किया, आप वहाँ पहुँच गए, ठीक हो गया, आपके पास वहाँ पे आपका टाइम लोकल टाइम क्या होगा, लोकल टाइम ये हो गया, एग्जैक्टली इस तरह ही है, सही हो गया। मुझे फिर एक चीज़ सोचना है, तो देखो ना, आप वहाँ से 5:30 निकले, 5 घंटे 4 मिनट आपने 12 घंटे सफ़र किया, आप पे टाइम 5:30 पहुँचे, लेकिन वहाँ पे टाइम आपका वहाँ से 4 घंटे पीछे है, तो जब यहाँ 12:30 हो रहे होंगे वहाँ 14, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, और क्या है, टाइम वाले क्वेश्चन में मेन मसला ये था, उस पर हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज वाली मैंने बात लास्ट टाइम भी समझाई थी कि परसेंटेज ऑफ समथिंग का मतलब ये है कि उसको आपने, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है आपको, वो कहता है भाई 30% ऑफ 100, ठीक है, या सॉरी 1000, तो भाई 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1000, जहाँ भी ऑफ होता है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना डिवाइड नहीं करते, वरना आप डिवाइड में रेसिप्रोकेट कर बैठोगे उसको। ये हमारे पास आ गया 300, सिंपल, बस इसमें कोई मसला नहीं है इस तरह का। अच्छा, मुझे और देखते हैं, एस्टिमेशन वाला मैंने लास्ट टाइम समझा दिया था, ऑर्डरिंग वाला लास्ट टाइम समझा दिया, पेपर 1 कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें पेपर 2 का इतना नहीं आता। डायरेक्टेड नंबर्स का मैंने आपको ये लास्ट टाइम समझा दिया था, ठीक है, वर्गर डेसिमल फ्रैक्शंस का ही बता हो गई थी, हमारे पास मैट्रिसेस आ गए, प्रोबेबिलिटी आ गई, कैटेगोरिकल नंबर, ग्रुप डेटा आ गया। अच्छा, अब आ गया हमारे ये जो मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर है, मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनकी मैंने बहुत डिटेल जो है फार्मूला की कंस्ट्रक्शन, वो मैंने लास्ट टाइम पेपर 1 के अंदर, पेपर 1 की जो वीडियो है मैंने उसमें फार्मूला की कंस्ट्रक्शन समझाई है डिटेल से, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको जो हमारे नोट्स हैं बना के दिया है, फिर एक बार उनकी वो वीडियो थोड़ी सी ख़राब बनी थी, मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। उसने फ़र्ज़ करें कि आपको एक शेप दे दी, ठीक है, वो आपको कहता है कि एक गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये गिलास आपका ऊपर से ओपन है, ठीक है, नीचे से जो है ना इसकी ये, क्योंकि ये हमारा वो है, क्या होता है हमारे पास एक गोल सिलेंडर में ग्लास है, तो नीचे हमारी इसकी सर्कुलर बेस है, लेकिन ये बेस क्लोज्ड है, ठीक है। अब वो कहता है इसका सरफेस एरिया बताओ। देखो, सरफेस एरिया वो चीज़ है जिसको आप शेप के बाहर से टच कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बात समझाई थी आपने। देखो, अब मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हम अक्सर जो है ना फार्मूलाज को रट्टे मारते हैं, हमारे जहन में होगा भाई कि जो वो है ना सिलेंडर, यानी हमारे पास जो, यानी सिलेंडर का हमारे पास ये है कि हमारे, हम याद कर लेंगे सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया हम उसको याद कर लेंगे कि ये हमारे पास हो गया 2πr × r+h, ठीक है, हम इतना याद करके खुश हो जाएंगे। अब मसला ये कि हमें इस फार्मूला की कंस्ट्रक्ट, ये फार्मूला है, अब ज़हन रखो कि ये फार्मूला जो है ये एक ऐसे सिलेंडर के लिए है जिसकी दोनों साइडें जो हैं आपकी बंद हैं, ठीक है, दोनों सरफेसेस क्लोज्ड हैं। अब उसका रीज़न समझो, उसको समझो कि भाई वो क्यों इस तरह है उसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि आपका ये जो एक सिलेंडर होता है, देखो सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया में वो चीज़ होती है जिसको आप बाहर से टच कर सकें, ठीक है, ये अगर दोनों हिस्से बंद हैं, भाई बात समझना, एक ये कर्व्ड वाला पार्ट है जिसका हमारा पास फॉर्मूला है 2πrh, ये कर्व सरफेस का पार्ट है, उसका फॉर्मूला है। इसमें हम ऐड करते हैं एक सर्कल का सरफेस एरिया जो कि πr² होता है, उसमें हम ऐड करते हैं दूसरे सर्कल का सरफेस एरिया जो πr² होता है, हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है 2πrh जमा 2πr²। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2πr को बाहर निकाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं h+r, या हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको दूसरा लिखें तो हम कह देते हैं 2πr × r+h। ये इस फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन है। अब अगर आपको फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन पता है कि भाई फॉर्मूला किस तरह बना हुआ है, तो अब आपके लिए कोई इशू नहीं है, कोई क्वेश्चन देते हैं। अब वो कहता है एक ग्लास पड़ा है भाई, ये ग्लास ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, ये जो नीचे से एक ग्लास बंद है आपका, इसका शेडेड यहाँ, ये बेसिकली बंद वाला पार्ट है सरफेस, इसका सरफेस एरिया क्या है भाई, जो ऊपर से खुला हुआ पार्ट है। देखो हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कर्व सरफेस एग्जिस्ट करता है, टच कर सकते हो 2πrh तो आएगा इसके अंदर, ठीक है।
लेकिन क्या आप उसका नीचे वाला हिस्सा टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी सर्कल है, ठीक है, क्लोज सर्कल है, उसको हम टच कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ये आ गया। लेकिन ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये खुला हुआ है, इसके ऊपर कोई सर्कल एग्जिस्ट नहीं करता, इसको टच कर सकते हैं, ये सरफेस एरिया से निकल जाएगा। अब बच्चों ने याद किया होगा वही जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, लगाओ गलत हो जाएगा। उस फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन देखो कि उसमें हमने इस फॉर्मूला में से ये निकाल देना है, हमारे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा। अब अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो बन जाएगा 2 पाई आर एच जमा पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। रट्टा नहीं मारना, फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना। अच्छा वो कहता है कि आपके पास एक पाइप है, एक पाइप है दोनों साइडों से खुला हुआ है, यहां भी उसका वो नहीं है, यहां भी उसका ये खुला हुआ है, यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, पाइप सिलेंडर फॉर्म में है। अब वो कहता है इसका आप बताओ क्या सरफेस एरिया है। तो पाइप जो दोनों साइड से खुला हुआ है ना, आप उसको इस तरह टच कर सकते हो ना इस साइड से, यानी उसमें ना तो ये वाला पाई आर स्क्वायर है ना उसमें ये वाला पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये कर्व वाला पार्ट है जो कि हमारा पार्ट है 2 पाई आर एच वाला पार्ट, तो इसका जो सरफेस है 2 पाई आर एच हो जाएगा। इस तरह जो हमारे पास मैंने लास्ट टाइम समझाया था, स्फेयर के अंदर एक इशू आता है, जो स्फेयर होता है ना, स्फेयर के अंदर ये याद रखो कि स्फेयर का हमारे पास फॉर्मूला वो होता है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो हेमिस्फेयर है, अब आपका जेन क्या कहेगा, हाँ देखो स्फेयर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर हो गया भाई 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही है, हमारा जेन यही कहेगा। लेकिन हम गलती क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन, देखो मैंने कहा है फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन पे गौर करो। मेंसुरेशन के अंदर, मेजरमेंट के चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला आपका वो नहीं होता, यानी कोई एक भी फॉर्मूला आपका क्या कहते हैं उसे डेफिनेट नहीं होता। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला जो डेफिनेट है, यानी जो उस तरह ही एग्जिस्ट करता है। हर फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है शेप के ऊपर। कुछ कॉमन शेप के हम फॉर्मूला बना लेते हैं, लेकिन हमें उनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। देखो जो हेमिस्फेयर होता है ना, हेमिस्फेयर में एक तो ये कर्व पार्ट, देखो अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है बेसिकली ये इसके कर्व पार्ट का सरफेस एरिया है, क्योंकि इसके अंदर कर्व पार्ट के अलावा कोई और पार्ट है ही नहीं। एक बॉल है आपके हाथ में, जो कोई चीज राउंड मिल दिखाता हूं आपको, कुछ राउंड पड़ा है यहाँ पे, कुछ राउंड पड़ा नहीं हुआ, खैर मकसद ये है कि जो चीज आपकी गोल सरफेस वाली है, एक चीज आपकी गोल है, उसका सिर्फ बाहर बाहर वाला गोल सरफेस है। तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है उसके बाहर बाहर वाले गोल सरफेस का फॉर्मूला है, ठीक है। जब आप उसे दो हिस्सों में काटते हो तो उसकी जो एक साइड होगी, एक तो उसमें ये आधा जो है आधा हिस्सा आ जाएगा कर्व वाला, जो इसमें पूरा था वो आधा आ गया। एक उसमें ये नीचे सर्कल वाला हिस्सा होगा जिसको आप टच कर सकते हैं, जो सर्कल वाला पार्ट है अगर वो नीचे से क्लोज्ड है, ठीक है। तो हमारे जो हेमिस्फेयर होता है क्लोज्ड हेमिस्फेयर, जिसके नीचे कोई चीज लगी होती है, अगर आप एक जो आपकी टेनिस बॉल होती है उसको लो, टेनिस बॉल को बीच से काटो, उसके नीचे पेपर चिपका दो, तो अब उसका नीचे वाला सरफेस आप टच कर सकते हो सर्कल वाला, उसका कर्व्ड हाफ पार्ट टच कर सकते हो जो कि आपका हाफ रह गया है पूरे में से। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है आपका इसका ये कर्व्ड वाला पार्ट, और ये जो नीचे सर्कल है अगर वो क्लोज्ड है, अगर वो क्लोज सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाता है। इसलिए हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इस तरह इसमें जरूरी बात और क्या है, इसमें जरूरी बात में आई थी। अब आपको फर्स्ट करो एक शेप देता है, अच्छा जो आपकी कोन है उसको समझो, एक जो कोन है ना, कोन का हमारे पास, अब कोन का फॉर्मूला बच्चों ने याद किया होता है पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या सिंपल कर लो पाई आर इंटू एल जमा आर, ठीक है जी। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि ये भी हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला अलोन, कि भाई ये कौन है और उस कोन के नीचे यहाँ सर्कल लगा हुआ है, एक कोन है और ये बंद सर्कल है। इसको मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्लोज्ड होगा, टचेबल होगा, ऊपर से इसके सरफेस बनेगा तो ही ये फॉर्मूला बनेगा, अगर ये ओपन है तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब उसमें मसला क्या है, पाई आर एल जो है, पाई आर और स्लॉन्ट हाइट जो है इसकी, वो इसका कोन का कर्व वाले हिस्से का जो पार्ट है वो है, ठीक है। ये जो आपका पाई आर स्क्वायर है, ये जो ऊपर सर्कुलर सरफेस है, ये उसका हिस्सा है, ऊपर सर्कुलर वाले सरफेस का हिस्सा है, ठीक हो गया। समझाने वाली बात यहाँ ये है कि आपकी अगर कोन ओपन कोन है तो सिर्फ पाई आर एल रह जाएगा, या अगर कोई ऐसी सिचुएशन के सिर्फ कर्व सरफेस हिस्सा रह जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोन के ऊपर कोई चीज प्लेस हुई हुई है तो उसके अंदर भी देखो जो इनर वाले पार्ट्स हैं वो आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप आउटर सरफेस टच कर सकते हो, वो आपका सरफेस एरिया होता है। अब इसकी एग्जांपल देखो, वो कहता है कि यार एक कोन है और उसके ऊपर ना यूं आपका एक हेमिस्फेयर प्लेस हुआ है, ठीक है। अब जरूरी बात, हमने क्या बात की थी कि हेमिस्फेयर अगर पड़ा होगा, क्लोज्ड हेमिस्फेयर होगा, उसके नीचे क्लोज पार्ट हम टच कर सकेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा 3 पाई आर स्क्वायर। हमने बात की है कि अगर एक कोन होगी उसका ये हिस्सा हम टच कर सकेंगे सर्कल वाला, तो फिर उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है।
अब यहाँ हमारे जो एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, ना तो हम इस हेमिस्फेयर के नीचे जो उसका गोल सरफेस था उसे टच कर सकते हैं क्योंकि वो कोन के ऊपर से दब गया है, कोन और उसके बीच में, ना ही हम कोन का सर्कल टच कर सकते हैं। तो हम इसमें ये जो सर्कल वाला पार्ट है दोनों के फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि वो टचेबल नहीं है, वो अब हमारा आउटर सरफेस का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास बच जाएगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस। जो कोन का कर्व सरफेस होता है हमारे पास होता है 2πr², ठीक है, सॉरी कोन का नहीं, हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस होता है, कोन का कर्व सरफेस होता है हमारे पास πrl। तो हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा सरफेस एरिया का πrl जमा 2πr²। अब बताओ, इस तरह फॉर्मूला को मैनिपुलेट करना सीखा करो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में, मेरे बहुत देर से मेरे ध्यान में घूम रहा है, बाकी यार कोसाइन रूल, साइन रूल, ये मैंने अपनी पूरी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, नोट्स में भी किए हुए हैं, मैं कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, उनके रूल्स होते हैं कुछ, आपको पता होने चाहिए, वो रूल सही अप्लाई कर दोगे गलती नहीं होगी। ज़रूरी बात क्या है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है इनमें गलती कहाँ होती है वो समझो। एक क्वेश्चन आता होता है वो आपको कहेगा भाई उसने आपको एक शेप दी हुई है, अब वो ये आपका ए आ गया, ये आपका फर्ज करें ये आपका बी आ गया, ठीक है, ये आपका सी आ गया। वो कहता है कि बल्कि मैं थोड़ा सा खुली जगह बना दें इसको तो मैं आपको समझा सकूं। नहीं, ये भी आपका बन गया राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बना के दिखाना है क्योंकि उसमें मसला बच्चों को वही होता है। ठीक है जी, वो कहता है कि यार ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, ये आपका सी आ गया। पहले 3-4 पार्ट तो वही होंगे, कोई किसी ना किसी में कोसाइन रूल यूज हो रहा होगा, शायद साइन रूल यूज हो रहा होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का आता है, कोई सिंगल एंगल निकलवा रहा होगा, ऐसी चीजें होंगी। उसका आखिरी पार्ट अमूमन ये होता है, वो कहेगा कि देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग एट ए एंड इट हैज द बेस ऑफ द एंगल सी। इस लाइन की ए सी वाली लाइन की उसकी बेस है। अब आप एंगल जो है डी ए सी निकालो। भाई इसको यूं समझो कि आप जैसे उस चीज के ऊपर एक चीज को प्लेस कर रहे हो ना, देखो अगर मैं यहां बैठा हूं, मेरे ऊपर एक परिंदा उड़ रहा है तो मैं उसके ऊपर प्लेस करूंगा ना, आप यूं समझो कि आप उसके ऊपर एक पोल को प्लेस कर रहे हो, ये 3D में समझो इसको, 3D में ये आप उसको डी को प्लेस कर रहे हो। यहां ऊपर से जब वो नीचे आएगा तो ये जो पार्ट है आपका, ये उसका बन जाएगा, क्या होता है आपका, ये उसका बन जाएगा आपका उसका, यानी कि आपका स्लॉट हाइट बन जाएगी। जो नीचे वाला आपके पास, ये हमेशा इस तरह क्वेश्चन जो आएगा ना आपके पास, ये आपका राइट एंगल का आता होता है, ठीक है, यानी आपसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनवा रहा होता है, उसकी बनावट समझना। अगर वो ए के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो ए के साथ यहाँ के 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये जो आपका ये जो ऊपर उड़ रहा है यहाँ से, वो जो उसका उसने जो लाइन बताई हुई है कि जहाँ से खड़ा बंदा देख रहा है, वो कहता है कि एग्जाम्पल ही समझो, वो कहता है कि यार एक आपके पास ये प्लॉट था, फील्ड का प्लॉट, एक यानी फील्ड था, एक प्लॉट है, उस प्लॉट का ये बी कोना हो गया, ये ए हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। वो आपको कहता है कि यार ये एक परिंदा उड़ रहा है यहाँ ना ए के ऊपर डी नाम का, ठीक है, यहाँ सी पे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो उसको देख रहा है। आपने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकलवाना है, ध्यान रखना एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही होता है, लेकिन उसमें मेन बात क्या होती है, ये चीज़ एक और ध्यान रखो, जरूरी बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आउटर एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जो है इनर एंगल होता है, क्योंकि जब आप नज़र उठाते हो, आप नज़र यूं उठाते हो तो वो यानी वो यूं ऊपर की तरफ जा रही होती है, और जब आप नज़र झुकाते हो तो ऊपर से नीचे झुकाते हो तो वो आपकी बाहर से आ रही होती है, ठीक है। तो ये दो एंगल आपके ये बराबर होते हैं, ये और ये डिप्रेशन का एंगल ये बाहर वाला होता है, आपका जो एलिवेशन का इनर वाला। अब वो कहता है कि यहाँ से जो सी बंदा खड़ा है इसका इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो ये आपका ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल सही बना लिया, आधा काम हो जाएगा। अब आपने निकालना है, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। अब आइडेंटिफाई करो कहाँ क्या है, यहाँ जिसके ऊपर वो उड़ रहा है ना वहाँ वो परपेंडिकुलर बना रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। आपने निकालना है या तो ये आउटर एंगल जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि वो भी इक्वल होगा, या आपने निकालना है ये इनर एंगल, सही है, ये या आपने ये वाला इनर एंगल निकालना है, ठीक है। ये जो आपका ए सी डी वाला एंगल है ना, ये जो सी वाला एंगल है ये आपने निकालना है, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है तो वो यूं नजर अपनी ऊपर करेगा, उसमें नजर आ जाएगा, बस कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसमें आपको ऑब्वियस बात है पिछले पार्ट्स में ना कहीं उसने ये वाली वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई होगी, ठीक है। बाकी आपको उसने अच्छा ये वैल्यू कैलकुलेट पहले करवाई होगी या उसने क्वेश्चन में दी होगी, और अमूमन ये होगा कि जो उड़ रहा है ना ऊपर उसके, यहाँ वो उसका बता देगा भाई वो इतने फीट ऊपर 250 फीट ऊपर उड़ रहा है जो भी, तो आपको दूसरी वैल्यू दे देगा आपके लिए जो है सिंपल इसमें जो आपके वो रूल्स है बका, यानी जो आपका यहाँ पे आ जाएगा ना ऑपोजिट हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाएगा, जो आपके यानी कि बेसिकली साइन रूल है वो यहाँ का अप्लाई हो जाएगा, सॉरी आपका टैन रूल अप्लाई हो जाएगा ऑपोजिट एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। या यहाँ इस सिचुएशन में टैन रूल अप्लाई हो रहा है, कुछ और पूछ ले तो शायद साइन या आपके पास रूल नहीं, सॉरी साइन या कॉस अप्लाई हो रहा हो, रूल की बात नहीं कर रहा, साइन कॉस वैसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास जो टैन है, वैसे टैन रूल नहीं, जो टैन है वैसे वो अप्लाई हो जाएगा, टैन रूल नहीं गलती से बोल गया हूँ, टैन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
समझाने वाली बात क्या है कि ये आपने यूँ समझना है उसके ऊपर चीज़ एक उड़ रही है, आप उसको उसमें वो करके बना लो, ठीक है। वो ये भी कह सकता है कि यार ये जो है ना, जो बंदा दूर खड़ा हुआ है, इसका जो उससे डिस्टेंस है इतना है, अब आप निकालो, आप तब भी निकाल सकते हो। आप ये आपको उसने ये 90 का एंगल दे दिया, ये आपको दे दिया कितना ऊपर उड़ रहा है दे दिया, आप तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें होती हैं ना, इसको आपने देखना होता है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल करते होते हैं। थकन हो रही है, ऐसे में दर्द हो रहा है शरीर किस्म का, अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा ये आ गया, इसमें और कोई चीज़ में आती है, 4 ऑपरेटर्स की बात आ गई हमारे पास, एस्टिमेशन की आ गई, रेशियो प्रोबेबिलिटी की आ गई, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई, और कोई चीज़ हमारे पास तरह की आती है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर यार उसका फॉर्मूला को आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने तरीका अपने नोट्स में डाला हुआ है, वो जरूर देख लेना, स्टेप बाय स्टेप तरीका है उसका। फैक्टराइजेशन का मैंने फैक्टराइजेशन के असूल जो है मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे, जो पेपर 1 की वीडियो है, पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहाँ ध्यान करना होता है, वो बड़ा ज़रूरी बात है उसके अंदर, एक्सपेंशन के अंदर ये तमाम चीज़ें। बाकी लोकस को मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया, उसके नोट्स भी डाले हुए, वो देख लेना। बाकी हमारे पास क्या यहाँ पे आता है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई, तमाम चीज़ें मैंने मोस्टली अंदर कवर कर ली हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर पे, जो हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उसको करते हैं, फिर हम उसको पेपर वीडियो खत्म करके लगाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। देखो वो कहता है कि जैस्मीन बायज फैमिली हॉलीडे टू इंडिया है सम इन्फॉर्मेशन, इतने का वो है, जैस्मीन पेज अ डिपॉजिट ऑफ 12% ऑफ द कॉस्ट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, 12% ऑफ द टोटल कॉस्ट। अब बच्चे क्या करेंगे जल्दी में ना, कोई फ्लाइट की कॉस्ट उठा लेंगे, अब उठा लेंगे, उसने टोटल कॉस्ट बोला है। शी पेज द रेस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट इन डिसम्बर, कैलकुलेट द अमाउंट शी पेज इन डिसम्बर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वो क्या कह रहा है। देखो इसमें अगर आप एक लफ्ज भी मिस करोगे ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप एक लफ्ज मिस कर बैठे ना, एक लफ्ज सिर्फ, यहाँ से कर बैठोगे अपना। अच्छा, वर्किंग सारी शो करनी है, वर्किंग के मार्क्स होते हैं। देखो यहाँ पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है, वो कहता है कि यार अक्टूबर में जैस्मीन ने टोटल का 12% पे किया। इसका मतलब ये है कि हमने अगर 12% पे कर दिया है 100% में से, तो हमारे पास बाकी रह गया उसका 88% जो है पेएबल रह गया, ये हटा दो, ठीक है। इसका मतलब ये उसने दिसंबर में टोटल कॉस्ट का 88% पे किया, जो कि हमारा टोटल कॉस्ट थी 2250। ये हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, 5 2 10 आ गया, 5 4 20, 2 5 5 25 आ गया, 2 1 2 2 44 88, मुझे फिर भी कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 45 1980। इसका एक मेथड ये था, एक मेथड ये भी था कि आप पहले 12% ऑफ द टोटल कॉस्ट निकालते 2250 का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12/100, उसको निकाल के आप 2250 से क्या नाम है माइनस कर देते, तो तब भी आपका आंसर आ जाता। हम उसको चेक क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 2250 मल्टीप्लाई बाय 0.12 और माइनस 2250 हमारे पास ये आ गया, वही हमारे पास 1980 उसका आंसर आ गया, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं साथ साथ कि हमारा आंसर सही है, ये तो नहीं मैं गलत बता रहा हूँ। तो हमारे पास 1980 का आंसर आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, देखो ये चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद अब देखो ये उसने देखो ना बताया हुआ है कि वो आपको कह रहा है कि या तो आप ये चीज़ शो कर दो या उसका इक्विवेलेंट शो कर दो, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है कि आपने उसके अंदर वो करना है, इंपॉर्टेंट बात फिर ना, आपने उसका यानी आपके वो उसके वर्किंग के मार्क्स हैं जो बात समझाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइंड द रेशियो ऑफ द, इसे क्या इशू है, फाइंड द रेशियो कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स टू कॉस्ट ऑफ होटल, गिव यू आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने उसे तब तक डिवाइड करना है जब तक वो फर्दर डिवाइडेबल ना हो दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में ही, लेकिन उनका वो रह जाए। अच्छा, एक जुड़ी बात मेरे ज़हन में आई, वो आपको पेपर क्वेश्चन में कहता है गिव यू आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 1 डेसिमल प्लेस, लेकिन उसने साथ लिखा होता है गिव योर नॉन एग्जैक्ट आंसर्स टू 1 डेसिमल प्लेस और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे 0.189256, लेकिन इतना आ गया है, इसके आगे कुछ और पार्ट नहीं है, आंसर यहाँ खत्म हो गया है, तो फिर आपने ये पूरा आंसर लिखना है अपना। अगर ये इतना बड़ा आंसर है, चलता जा रहा है, फिर आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट या 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 1 डेसिमल प्लेस लेके जाना है, अनलेस अदरवाइज आस्क्ड, ठीक है। जो जरूरी बात समझाने वाली है, यानी जो आपको दिया है, देखो ये आपका आ गया इन 1 डेसिमल प्लेस। याद रखना कि 1 डेसिमल प्लेस सिर्फ एंगल्स के अंदर होता है, जो बाकी वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आ जाएगा आपका। और या भी जिस भी आपको उस लेवल ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाई की हुई क्वेश्चन के अंदर जरूरी बात है, लेकिन नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स के लिए जो एग्जैक्ट आ गए वो आपने पूरे लिखने हैं, वहाँ उसको कन्वर्ट ना करने बैठ जाना। बच्चे उनको छोटा कर देते हैं, वो अपना आंसर गलत भर बैठते हैं। अक्सर ये होता है, आंसर आता है 0.4872, बच्चे कहते हैं 3 में करना है, 3 में कर देते हैं। भाई ये एग्जैक्ट आंसर आया, एग्जैक्ट आंसर को एग्जैक्ट रखो जब तक उसने अदरवाइज नहीं कहा हुआ आपको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, अब वो कहता है कि हमें रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स टू कॉस्ट ऑफ होटल निकालनी है, गिव यू आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास आ गई भाई 700 ओवर 1550, ठीक है। ये बेसिकली इसकी इक्वेशन यूँ बनती है, 700 ओवर 1550 ही बन जाएगी ना हमारी।
तो इसको हम लोग यूँ कर देंगे, ये हमारे पास आ गया, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ये हमारे पास ये कट हो गया इससे, 2 नहीं 5 से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 0 5 4 ज़ा 20। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास आ जाएगा 14:31। ठीक है, जो न्यूमरेटर है वो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ऊपर वो फर्स्ट रेशो होती है, सेकंड वो आ जाता है 14:31, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ गया, जैस्मीन चेंजेस 350 रुपीज़ इंटू $350 इंटू रुपीज़। हाँ, ये एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन है, बड़ा मसला करते होते हैं। मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है भाई, लाइट ऑफ हो जाएगी। लाइट को कुछ करें, लाइट को कुछ करें, इसको मैं कर देता हूँ, लाइट चलती रहेगी भी है हमारे पास, जब बंद होगी बंद कर देंगे बस। कहता है जैस्मीन चेंजेस 350 रुपीज़ इंटू डॉलर्स इंटू रुपीज़, एक्सचेंज रेट इज़ 1 to 176 भी। ठीक है, अच्छा देखो स्टेप वाइज चलते हैं। उसने पहले 350 जो है उनको चेंज किया, उसके अंदर $1.71 का, पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन चलो हो सकता है उससे टाइम आता हो। 71.6 रुपीज़। देखो जब आप बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में जाते हो, जो करेंसी आपकी होती है मल्टीप्लाई करते हो, जब छोटी करेंसी से बड़ी करेंसी में आते हो तो आप डिवाइड करते हो, जेब में रखना रूल्स। ठीक है, अब यहाँ वो कहता है कि देखो उसने यानी कि बेसिकली कन्वर्ट करवाए 350, उसने जो है 71.6 के हिसाब से कन्वर्ट करवाए हैं। उसने टोटल पैसे कन्वर्ट करवाए, सॉरी 25060। ठीक है, उसमें से वो कहता है उसने 19,500 स्पेंड कर दिए। देखो स्टेप बाय चला करो, 19,500 उसने स्टेप स्पेंड कर दिए, 5,560 बाकी बच गए। वो कहता है कि अब उसने बताना है कि आपने टेल द अमाउंट ऑफ द मनी शी रिसीव्स, उसको आपने डिवाइड कर देना है। अब हम छोटी करेंसी से बड़ी में जा रहे हैं, यानी जो करेंसी का रेट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये हम कर देंगे 71.6 से डिवाइड। ठीक है, हमारे पास आ गया 5.5560 डिवाइडेड बाय 71.6, ये हमारे पास सर आ गया। वो हमारे पास आंसर आ गया 77.653। उसने कहा कि हमने करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंड करना है। सेंट होते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, सेंट या जो आपके वो होते हैं वो आपके 2 डेसिमल प्लेस तक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 77.65, ये हमारे पास आंसर आ गया 77.65। अच्छा, इसमें जो मेन बात समझाने वाली है ना, क्योंकि पेपर 2 के क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पेपर 1 में आ जाए तो हमारा खैर वो मौका, यानी हमारा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है इस टाइम पे। लेकिन पेपर 1 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिनसे हम इनको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। कभी आपका पेपर 1 हो तो मेरे पेपर 1 की वीडियो में डाल चुका हूँ, वो देख लेना उस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पहले वाले के अंदर यहाँ जो मेन बात समझाने वाली है वो ये है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता किस तरह है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का असूल ये है कि आप अगर आपको डेसिमल से लेफ्ट साइड के ऊपर एक नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए होती है, ज़ीरो नाउ नॉन ज़ीरो वैल्यू डेसिमल से लेफ्ट साइड के ऊपर, उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या मूवमेंट आ रही है वैल्यू में, वो डिसाइड करती है कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जैसे अगर आपके पास एक वैल्यू है 0.0000002057, अब हमारे पास यहाँ एक ज़ीरो वैल्यू है डेसिमल की लेफ्ट साइड पे, हमें डेसिमल की लेफ्ट साइड पे चाहिए एक नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो हमें इन वैल्यू को मूव करना पड़ेगा इस तरफ, जब तक जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, जब तक हमारा ये पहला जो 2 है ये इधर नहीं आ जाता। हम इसको काउंट करते जाएंगे, उतनी हम 10 की वैल्यू नेगेटिव करते जाएंगे। जैसे ये हो गया हमारे पास 10 की पावर -1, एक स्टेप फॉल हमने एक वैल्यू इधर कर दी, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, -4, -5, -6, -7। ये वैल्यू अचीव करने के लिए हमें उसको लेफ्ट साइड पे 7 टाइम मूव करना पड़ा है, तो 10 की पावर -7 करके ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी। सही है, राइटिंग मेरी बेहतर होती जा रही है इसके साथ साथ ना। अच्छा, इस तरह जो है हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है, जब हम कर रहे होते हैं इसको सेट, क्या होता है अपना जो हमारे पास, अगर हमारे पास वैल्यू है, जैसे ये जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर मेरा ख्याल है यही होता है, यही है हमारे पास। इस पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर से करके 1333 और उसके बाद टेट्रा 0। ठीक है, अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे, ये डेसिमल अगर यहाँ है तो इससे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, हमें इनको राइट पे मूव करना है अंटिल के सिर्फ एक यहाँ ये 1 वाली एक वैल्यू रह जाए। 1 ना भी होता, कोई भी वैल्यू होती, मकसद ये है कि एक वैल्यू रह जाती है हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू डेसिमल की लेफ़्ट साइड पे, तो हम इसको राइट पे मूव करेंगे। ठीक है, करके, और जितना हम राइट पे मूव करेंगे उतना हम 10 की पॉजिटिव वैल्यू लेते जाएंगे। राइट पे एक मूवमेंट 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, यानी कि 1.333 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 इज़ द सेम थिंग एज दिस। ठीक है, हमारा इसका आंसर क्या है 1.33 मतलब 10 की पावर 7। ठीक हो गया जी।
अच्छा नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट इन चाइना 2016, गिव यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। ठीक हो गया। हमारे पास देखो यार चाइना के टोटल वो आ गए 5.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये हमारे पास टोटल टूरिस्ट हैं। और हमारे पास टोटल डॉलर स्पेंड आ गए 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। ठीक है, इसका तरीका क्या होगा, हम इसका सिंपल तरीका ये करेंगे, हम इसको कैलकुलेटर से किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इसको कर देंगे 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिवाइड बाय 5.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ये पेपर 2 है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन पेपर 1 में आता था तो उसकी एक और टेक्निक होती है, एक प्रॉपर मेथड होता है इसे करने का, जिससे आप बगैर कैलकुलेटर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर है, हम सिर्फ उसको क्लिक करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा 4.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10। उसके बाद हमारे इससे माइनस का डिवाइड कर देना है इसको हमने। इसको जब आप डिवीजन लगाओगे इसकी, तो ये ध्यान रखना कि आपने ब्रैकेट्स नहीं भूलनी अपने कैलकुलेटर के अंदर, वरना वो सिर्फ एक चीज़ को डिवाइड कर देगा। यहाँ तो खैर नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, मकसद ये कोई और क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ प्लस माइनस वाला सब आ रहे हो तो कैलकुलेटर में डालते हुए ध्यान किया करें कि कहीं ये ना हो सिर्फ उसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हो, आप उसकी ब्रैकेट सही लगाया करें। ठीक है, यहाँ तो खैर सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इस तरह समझ आइए। अच्छा ये आ गया हमारे पास, उसमें हमारे पास ये आ गया डिवाइड बाय मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी मसला मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ बच्चे पता है क्या कहेंगे, बच्चे कर देंगे डिवाइड बाय 5.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, हालांकि ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट वैसे कहता हूँ लगाना ना भूला करें, आप उसको कैलकुलेटर पर कर रहे होते हैं। 5.93 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 748.74 USD। इसका आंसर यही हमारे पास आ रहा 749। हाँ उसने में कहा हुआ है करेक्ट टू द, सॉरी उसने में यहाँ पे आंसर में कहा हुआ है कि आपने करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर करना है। करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर ऑब्वियसली बात है कि हमारा नेक्स्ट पे चला जाएगा, क्योंकि हमारा वो उससे ज़्यादा है 0.5 से, 0.5 या उससे ज़्यादा। 0.5 से कम हो तो पिछले पे जाते हैं, 0.5 इटसेल्फ या उससे ज़्यादा हो तो अगले पे जाते हैं। अच्छा ज़रूरी बात यहाँ पे क्या थी कि आपको मैंने बताना क्या था कि आपने कैलकुलेटर में इसकी ब्रैकेट्स का ध्यान करना है। मैं अगर यहाँ डिवाइड के बाद ब्रैकेट ना लगाता तो फिर ये इसको डिवाइड करता है, लेकिन ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा था। हालांकि होना ये चाहिए कि ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है पूरी वैल्यू को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। अच्छा उसके बाद आगे कहता है फ्रॉम 2014 टू 2016 टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर इंक्रीज बाय 23.5%। द कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन मेडागास्कर। ठीक हो गया। वो कहता है कि भाई 2016, ये मैं दिया हुआ उसने 2016 का। अब गौर करना इस बात को कि आपने इसकी परसेंटेज को किस तरह निकालना होता है, परसेंटेज से मुराद ये परसेंटेज से क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है। वो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड टोटल टूरिस्ट स्पेंडिंग फॉर कंट्री, ये 2016 का डाटा दिया हुआ है उसने हमें। ठीक है, यहाँ वो कहता है कि 2016 के अंदर जो है, जो हमारे पास यहाँ स्पेंडिंग इन डॉलर्स है मेडागास्कर के अंदर 9.13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, वो ये कह रहा है कि ये स्पेंडिंग जो है ये 23.5% ज़्यादा है 2014 की वैल्यू से। देखो क्वेश्चन का अगर आपने एक परसेंटेज फाइनेंसेस इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना, अगर आपने इक्वेशन सही फॉर्म कर ली, इवन मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन में भी, अगर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपने इक्वेशन सही फॉर्म कर लिया आपका आंसर सही आएगा। अब इक्वेशन को समझो। वो कहता है, अच्छा ये भी देखना क्या वो आपसे द अमाउंट ऑफ इंक्रीज पूछ रहा है कि तब से अब तक कितना इंक्रीज आया है, या वो आपसे पूछ रहा है कि उस वक्त वैल्यू कितनी थी। ये दो डिफरेंट बातें हैं, इनके दो डिफरेंट फार्मूला होते हैं। ठीक है, यहाँ वो हमसे पूछ रहा है कि यार 2014 में कितना उन्होंने स्पेंड किया। अब हमें पता है कि जो 9.13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 है जो अभी ये स्पेंड कर रहे हैं, ये बेसिकली 123.5% है। देखो 23.5% है अमाउंट ऑफ इंक्रीज, तो असल वैल्यू है उसके अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो उसकी टोटल जो फाइनल अमाउंट है उसका टोटल कितना बनती है 123.5% है ये वैल्यू हमारी 2014 की वैल्यू का। ठीक है, तो अगर हम 2014 की वैल्यू को x समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई बाय 123.5 ओवर 100 इज इक्वल टू 9.13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। या इसको आप अगर बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो यूँ भी कर सकते हो कि पहले आप इसमें जो है इसका 23.5% निकाल लो, उसके बाद फिर आप उसका फाइनल निकालो, मर्जी है आपकी। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है इक्वेशन सही फॉर्म करना। बच्चे गलती पता है क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ आपको मज़े की। बच्चे गलती ये करेंगे, वो करेंगे भाई 100 माइनस 23.5 इज इक्वल टू आपका आ गया 100 माइनस 23.5 आ गया क्या नाम है 76.5। वो क्या करेंगे, वो करेंगे इस वैल्यू को ना, इस वैल्यू को 9.13 वाली पलटी जो हमारी करंट मेडागास्कर की स्पेंडिंग है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ये ब्लंडर है।
अगर आप करंट वैल्यू का 23.5% लोगे तो वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू द 23.5% जो 2014 की वैल्यू में था। हम जब इंक्रीज देख रहे होते हैं तो हम लोग उसको ओरिजिनल वैल्यू से देख रहे होते हैं। ओरिजिनल वैल्यू इस केस में 2014 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपने देखो इस तरह ही है ना कि मैं अगर कहूँ कि यार मेरी इनकम जो है पिछले साल में 50 से 100 पे आ गई, एक बात समझो, ठीक है। अब वो कहता है कि यार पिछले साल मेरी इनकम कितनी थी, मेरी इनकम जो है, सॉरी वो कहता है मैंने वो मुझे कहता है मैंने उससे कहा, मुझे कहता है कि मेरी इनकम में पिछले साल से अब तक 100% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। वो मुझे कहता है कि अगर आपकी अभी इनकम 100 है तो पहले आपकी पिछले साल कितनी थी। इसका अगर मैं इसमें जो मेरी अभी वाली इनकम है उसका 100% ले लूँ तो फिर तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने करना क्या है, मैंने देखना है कि पिछले साल मेरी इनकम कितनी थी, जिसमें अगर उतना ही इंक्रीज़ करता तो 100 आती, तो मेरी पिछले साल इनकम 50 थी, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये वाली बात आपने समझनी है, सही हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय 123.5 इज इक्वल टू 9.13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इसको हमने यहाँ पे हमारा ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 100 और ये हमारे डिवाइड हो जाएगा 123.5। इसको हम यहाँ से वैसे हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 9.13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 123.5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो उस वक्त अमाउंट स्पेंड होती रही है वो होती रही है 739271 पॉइंट हमारे पास आ गया 25, क्योंकि 2551 हमारे पास आ रहा है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि वो हम लोग पूरा उसमें, उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग उसको ना उसको वो कर लेंगे उसमें, यानी कि ऑब्वियस ही बात है हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा उसमें लेके जाएंगे, क्योंकि हमें उसकी वो ज़रूरत है ना उसके अंदर क्या होता है, यानी कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। फिर ये भी है कि हमारे पास ये एक वैल्यू इस तरह की आ रही जो बहुत ह्यूज वैल्यू है, तो हम उसको उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर देख लेते हैं, भाई देखो उन्होंने यहाँ ये करके भी दिया होगा ना, ये देखें, ये देखो उन्होंने उस तरह वही मेरे वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, देखो 100 प्लस 23.5 यानी कि 123.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9। सेम वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ आ गया, देख गया, ये हमारे वाला फॉर्मूला देखो, x ओवर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है, इसको आप कैलकुलेट करोगे वही इस तरह से निकालोगे, आपका आंसर निकल आएगा। ये हमारा प्रॉपर उसका पार्ट हो गया। जो बात थी समझ आ गई। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टीज़ मेरा ख्याल हम रह गई बात कर ली, इस पर बात कर लेते हैं। तो कुछ सर्कल प्रॉपर्टीज़ को ना याद रखा करो, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको इतना मुश्किल नहीं होता। ये सर्कल तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि एक तो सेंटर से जो लाइन आपकी, उसको सेंटर से एक लाइन स्टार्ट होती है आपकी बाउंड्री को एक जगह टच करती है, वो रेडियस है, ठीक है। जितने भी रेडियस हैं वो सारे एक बराबर होंगे, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये सारे रेडियस एक बराबर है, ठीक है। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है, थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। हाँ, सेंटर से जो लाइन पास करेगी और जो लाइन आपकी सेंटर से पास करके दोनों साइड दो जगह बाउंड्री को टच कर रही है, ये हमारा डायमीटर है। अब डायमीटर और कॉर्ड में फ़र्क समझना, कॉर्ड जो होती है वो आपकी सेंटर से पास नहीं करती, लेकिन बाउंड्री को दो जगह टच कर रही होती है। मोस्टली सर्कल प्रॉपर्टीज हमारी कॉर्ड से रिलेटेड है, डायमीटर से रिलेटेड नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखो, डायमीटर जो है ना, डायमीटर हमेशा आपके डायमीटर से जो लाइन बनेगी ना आपकी, उसके ऊपर कोई भी आप डायमीटर से जो ट्रायंगल बनाओगे या सॉरी बेसिकली एंगल बनाओगे आपके इसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर, वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये आपने ज़हन रखना है। कॉर्ड वाला एंगल जो है वो आपका मुख्तलिफ होगा, ऑब्वियसली बात है, वो उसका वो डिफरेंट साइज़ होगा। अब उसमें हमें जो बाकी चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, ज़रूरी बात क्या है, डायमीटर से दोनों साइड पे एंगल 90 का बनता है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, यानी लेफ्ट राइट जहाँ भी होगा उसके दोनों साइड्स पे। एक कॉर्ड जो होती है, एक कॉर्ड से एक साइड पे एंगल और दूसरी साइड पे एंगल डिफरेंट बनता है, ये याद रखना। कॉर्ड से मेजर आर्क यानी जो उसके साथ बड़े वाला जो सर्कल का पार्ट है उस तरफ का एंगल और जो माइनर आर्क का एंगल है वो डिफरेंट होगा। अब ज़रूरी बात क्या है, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आती है वो ये है कि एक कॉर्ड से किसी एक साइड के ऊपर, या तो उसकी मेजर साइड पे या माइनर साइड पे, एक साइड देखोगे आप, जितने एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी ये एंगल हो गया आपका, ठीक है, बाउंड्री पे जो बनते हैं, ठीक है, जो बाउंड्री पे एंगल बनते हैं, और ये एंगल हो गया, ये इक्वल है। लेकिन इसमें ज़रूरी बात क्या है, इसमें ज़रूरी बात सर ये है हमारे पास कि ये सेम साइड पे होंगे। इसका मतलब ये है कि एक कॉर्ड से अगर आपका एक एंगल यहाँ बन रहा है जो आपका मेजर आर्क है उसके ऊपर, तो ये एंगल आपका इस माइनर आर्क वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, ये डिफरेंट एंगल है
और ये डिफरेंट एंगल है। बात समझ आ गई है। एक तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी मेन क्या आती है, जो आपका एक अगर आपकी एक टेंजेंट पास कर रहा है, टेंजेंट होता है ये गलत बन गया है, उससे बेसिकली वो सर्कल को एक जगह टच करता है। जो बात समझो, एक लाइन जो सर्कल के बाहर से पास करके उसको एक पॉइंट पे टच करे, अगर उस एक पॉइंट पे सेंटर से एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हो, ठीक है, जो उस एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये बेसिकली टेंजेंट में सही बनाऊँ इसको ताकि आपको समझ आए, ये बात क्लियर हो इसकी। ये देखो ना, एक ये टेंजेंट आपका, ये आपका सर्कल आ गया, ये आपका एक टेंजेंट पास कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, लाइन होती है। अगर आपके सेंटर से सर्कल के एक रेडियस वहाँ पे टच कर रहा है, ये रेडियस हो जाएगा, और ये जो है आपका ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ज़रूरी बात क्या है, ये पूरा एंगल 90 का होगा इंक्लूडिंग दिस स्मॉल पार्ट एंड दिस बिग पार्ट, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि ये इनर एंगल 90 का है। इनर एंगल 90 का नहीं होता, जो सर्कल के अंदर का एंगल है, ये पूरा एंगल 90 का होता है, ठीक है। अच्छा, इसका और जितने भी टेंजेंट होते हैं उसका एंगल 90 का आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका आपकी प्रॉपर्टी ये हो गई। फिर हमारे पास और क्या आता है इसके अंदर, और हमारे पास आ जाता है एक सर्कल है, उसमें आपका जो एंगल आपका बन रहा है एक कॉर्ड से, इसको मुझे बनाने दो, थक गया हूँ यार। एक कॉर्ड से ना, यानी एक कॉर्ड से बेसिकली जो एंगल हमारा बन रहा होता है आपकी बाउंड्री के ऊपर, वो आपका 1/2 होता है, हाफ होता है उस एंगल का जो सेंटर में बन रहा होता है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, ये अगर ये एंगल आपका फ़र्ज़ करें थीटा है, तो ये एंगल आपका 2 थीटा होगा, ठीक है। यानी वो आप उसका डबल एंगल होगा। ये आपने ज़हन बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास क्या बात आती है, एक बात हमारे पास इसमें अंदर और ही आती है कि अगर आपका एक कॉर्ड से जो सर्कल की एक साइड पे एंगल बन रहा है ना, उसका दूसरे से रिलेशन क्या है। देखो, सर्कल की एक साइड पे जो एंगल बन रहा है ना, ये अगर थीटा है आपका, तो ये बेसिकली सेंटर वाला जो एंगल होगा, सेंटर का इनर एंगल होगा, वो 2 थीटा हो जाएगा। इसका ये जो आउटर एंगल है हो जाएगा 360 माइनस आपका 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका 360 माइनस 2 थीटा है, ये इस जो आप ये जो उसके दूसरे साइड पे एंगल बनता होगा, ये इसका यानी ये एंगल आपका इसका हाफ होगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये कॉमन सेंस की बात है। ये बात फिर वही हो जाएगी कि यानी कि उसकी सिंगल साइड के ऊपर जो आपके बन रहे हैं उसके बनते हैं। पूरे वैसे देख लेना, सर्कल प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल नहीं होती, कोई में रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें। यानी जो मेन बात यहाँ बताना चाहता हूँ जहन से निकल गई। देखो, ये जो मैंने समझाया ना, इसको यूँ समझ लो। इसका पहले यहाँ पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझ लो कि वो क्या है। यहाँ बेसिक प्रॉपर्टी सर ये है हमारे पास, बेसिक हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो ये है कि जो आपका कॉर्ड होती है, उससे जो सर्कल के मिड पे जो आपका वो बन रहा होता है, इसका जो आउटर एंगल है ना, ये बाहर वाला, ये आपकी जो देखो मेजर आर्क वो होगा जो आर्क आपका कॉर्ड से सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। माइनर आर्क होगा वो कॉर्ड की साइड जो आपके सेंटर से दूर दूसरी तरफ जा रही है। तो ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, ये बेसिकली अगर आपका एंगल फ़र्ज़ करो x है, तो ये इसका 2x होगा। बात समझ आ गई है। या यूँ समझ लो कि ये इसका हाफ होगा, ये जो हमारा बाहर वाला एंगल है। तो इसमें अब जो मैं दूसरी बात समझाई थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी जो कंबाइन हो जाती है वो ये है कि कॉर्ड से ये जो एंगल बनता है, ये जो हमारा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा हो जाता है इसके अंदर 2 थीटा, ठीक है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है, तो आप पहले इसका डबल लोगे, मिड वाला एंगल निकालोगे, ठीक है। फिर उसको 360 से माइनस करके ये बाहर वाला एंगल निकालोगे, फिर इसका हाफ लोगे, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ये उसका प्रोसीजर है समझने का, ठीक है। आपके लिए इस तरह करना उससे आसान हो जाएगा। अच्छा, और मेरे पास क्या दिन बात आती है, कोई और मेरी बात ध्यान में आती है इसमें, ये कि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, पीछे मैंने काम भी बहुत सारे और करने हैं। 10 11 12 नहीं, फिर मेरा टाइम कम रह जाएगा। तो खैर ये हमारे पास हो गया। इसमें मैं देख लूँ कोई और मज़े का क्वेश्चन आता है। ये तो मॉडल क्लास, देखो मॉडल क्लास में कुछ मेरी बातें से मैं आती बता जाता हूँ आपको साथ साथ। मॉडल क्लास होती है सबसे ज़्यादा रिपीट होती है वही क्लास, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि आपके इसके अंदर ये जो आपका वो है पाए चार्ट है, उसके अंदर जो है सबसे बड़ा सेक्टर जिसका होगा, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो वो वाली क्लास आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। अब मसले वाली बात, एंगल नहीं लिखना यहाँ पे, यहाँ आपने उस क्लास का नाम लिखना है। ये क्लास यहाँ पे 144, ये जो इसकी एंगल वाली है, इस क्लास का नाम 16 to 20 है, ठीक है। ये वो आपसे क्या मांग रहा है ध्यान किया करो बताने के लिए। इस तरह ये हो गया आपका ये, बाकी ये उस तरह उसी फॉर्मूले के साथ हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये क्या है आपका, नेक्स्ट क्या आ रहा है, हिस्टोग्राम का मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इनके पहले वो बनाएंगे, ठीक है, उससे फिर आप उसको करके वो अटैच करोगे, आपकी यानी डिवीजन आप सही कर लेंगे। उसके अंदर हिस्टोग्राम अगर बहुत बड़ा स्टार्ट हो तो इशू में जग डालते होते हैं, उसे में रखना। अच्छा, डिस्टिंक्शन वाला ये ऑब्वियस बात है, परसेंटेज क्वेश्चन आ गया। ये क्या है आपका, ये ग्राफ और फंक्शन वाला क्वेश्चन यार इंटरेस्टिंग होता है। इसमें पहली बात तो इस प्लॉटिंग वाले में आपने ध्यान करना था कि फ्री हैंड प्लॉट करो, यानी कि आप उसकी प्लॉटिंग सही करो, फ्री हैंड हो, ताकि आप सही जो है उनको रीड कर सको पॉइंट्स को। ये वाला क्वेश्चन मज़े का है,
ये जो ये क्वेश्चन होता है ना, ये वाला पार्ट, ये अमूमन इसमें ना ये आपको बेसिकली एक और इक्वेशन को उससे इक्वेट करवा रहा होता है, तो वो कर लिया करें, इक्वेट करोगे सही आ जाएगा। ये मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल से समझाया है सीक्वेंसेस वाला, कि उसने एक सीक्वेंस आपको दिया होगा, या तो उसका फॉर्मूला दिया होगा, या वो सीक्वेंस बहुत आसान होगा, उसका फॉर्मूला बनाना आसान होगा, बाकी सारों का उसी सीक्वेंस के साथ आपने लिंक बना के देखना है कि उनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस का पहले सीक्वेंस से क्या लिंक है, उस सीक्वेंस को जीरो कर दो तो क्या उसमें ऐड हो रहा है, कांस्टेंट, ये तमाम चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी पेपर 1 के लिए कुछ दिन पहले, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाकी ये आपका ऑब्वियसली बात है, सारा रिजल्ट करने वाले क्वेश्चन हैं, आसान क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम डिटेल समझाया है, सब्स्टिट्यूशन का भी, एलिमिनेशन का भी, वो उस वीडियो में डिटेल से देख लेना। देखो दोनों पेपर की वीडियोस जो है ना, ठीक है, उसमें कैलकुलेटर मना होता है, लेकिन उस पेपर के अंदर ये है कि कंसेप्ट तो सेम है ना, बहुत सारी बातें वहाँ कवर हुई नहीं है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपके पास आ गए जो ये वाली चीज़ है, बेसिकली यहाँ पे जो साइमल्टेनियस वाली चीज़ है उसमें आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 4c + 3e इज़ इक्वल टू 85, उसके बाद आपके पास आ गया 2c + 5e इज़ इक्वल टू 67, जिससे भी इक्वेट करो उसके साइन देख लेना, साइन अगर सेम होंगे तो इक्वेशन को हम लोग दूसरी को उसमें माइनस करेंगे, फिर दूसरे पहली इक्वेशन से, और इक्वेट करने के बाद, और अगर हमारा जब आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो, अगर उसके साइन डिफरेंट, आपके जो साइन डिफरेंट होंगे तो फिर आप उनको जो है प्लस करेंगे दूसरी इक्वेशन को। फैक्टराइज वाला क्वेश्चन ही देखो, ये वही a² - b² वाली बात है, अमूमन इसमें गलती होती है, इसको ज़हन में रखना, ये वही a² वाली b² वाली बात है। x यानी हमारे पास x + 5 और हमारे पास x - 5 हो जाएगा, यहाँ पे वही a² प्लस, जब भी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन है ये देख लिया करो क्या वहाँ पे वो a² - b² तो अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी कि इसके अंदर आप इन दोनों का जो है, दोनों को आप ऐसा वो ले लोगे, डिनोमिनेटर यानी अपना एलसीएम ले लोगे, ठीक है, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप जो है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, और उनका में सिम्प्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाले हम डिस्कस करके हटे हैं डिटेल से। बाकी आपका ये बड़ा सिंपल यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वेक्टर तक मुश्किल। अभी देखो ये वाला आ गया, फाइनली ये आ गया, देखो उसने आपको बताया भी हुआ है पूरी बात, ठीक है, वॉल्यूम वाला बताई हुई है, ये उसने बताया हुआ है, स्लॉट हाइट वाला बताई हुई, तो बड़ा सिंपल सी बात है, कोई मज़े की बात हो ना इसमें। हाँ ये देखो, इसमें अब यहाँ वो समझो क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कि आपने ये जो ए ओ की लाइन है ना, यहाँ से इसे काट दिया, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारी स्लॉट हाइट थी वो यहाँ बन गई हमारी जो सेक्टर है, देखो यहाँ उसने एक सेक्टर दे दिया, कॉमन सेंस यूज़ करना। ये जो स्लॉट हाइट है हमारी, ये स्लॉट हाइट, ये जो यहाँ स्लॉट हाइट यहाँ तक है, इसका अगर हम नाम बी रख लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो ये जो बी वाली स्लॉट हाइट है, ये दोनों हमारी बन गई रेडियस फॉर द सेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारा इसका, अब ये देखो हम इसको यहाँ से काटेंगे तो ये जो ये पूरा पार्ट है इसका, ये बेसिकली हमारा, गौर करो, ये जो इसका ये जो कर्व पार्ट था ना यहाँ पे, ये पूरा यहाँ से लेके कर्व पार्ट, आप अगर एक कोन को लेते हो उसको यूँ काटते हो, ठीक है, उसको आपने यूँ पकड़ लिया है, उसके बाद आप उसमें यहाँ से बनाते हैं एंगल, इसको यूँ समझो आपने यूँ काटा, उसके बाद आपने यहाँ से बना दिया एंगल, तो ये जो पूरा कर्व पार्ट है ये आपका उसका बन जाएगा, ऊपर वाला जो आपका ये जो पार्ट है ये उसका वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसको समझा करो कि किस तरह आपने उसको शेप को डिवाइड कैसे किया, जो मैं बता ना फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन, भाई शेप कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्या चीज़ आपकी कहाँ से कहाँ उसके साथ जो है मैच कर रही है, इस तरह कभी गलती नहीं होगी उसके अंदर। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन बड़े मज़े की बात है, यहाँ वो कहेगा ओपन है हमेशा, मेरे ख्याल में ओपन बॉक्स की बात है, ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स मज़े की बात है। ओपन बॉक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब अब यहाँ मैंने पहले भी समझाया था कि फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन देखा करो, हमें याद होता है फॉर्मूला यट्टा मारा हुआ कि भाई इसका सरफेस एरिया है 2 × L × B + L × H + B × H, हमें ये याद है ना। क्यों है इस तरह, उसका रीज़न समझो। इसमें हमारे पास 6 डिफरेंट रेक्टेंगल हैं, ठीक है, एक क्यूबॉइड को बनाने के लिए हम लोग 6 डिफरेंट रेक्टेंगल का सहारा ले रहे हैं, ये अंदर वाला, ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट बाहर वाला, ये पीछे वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला। ओपन बॉक्स में ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है गायब हो जाता है। अब फॉर्मूला समझो, हमारे पास जो ये, अगर हमारा देखो ये हमारी लेंथ है, अगर हमारी ये जो हमारी ब्रेड्थ है और ये हमारी हाइट है, ठीक है, तो यूँ समझना हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, सामने और पीछे वाला, जिसका हमारे पास सरफेस जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये जो बेसिकली बात ये है कि हमारे पास ये जो फ्रंट वाला रेक्टेंगल है और पीछे वाला, उसका हमारे पास फॉर्मूला लेंथ × ब्रेड्थ हो गया, ये 2 आ गए हमारे पास, 2 उसमें हमने ऐड कर दिए। अब हमारा लेफ्ट और राइट वाला जो है उसके अंदर हमारे पास हाइट और ब्रेड्थ दी हुई है, यानी हमारे पास इसमें लेंथ हो जाएगी ये b, और h, हमारा h जो है उसकी वो बेसिकली हमारे पास उसका जो है वो उसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, यूँ समझ लें, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आ गया, ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगल ये और ये रेक्टेंगल है, इन दोनों का फॉर्मूला हमारे पास है h × b, ये 2 हो गए, तो ये 2 सरफेस हमारे शामिल हो गए। अब हमारे पास आ गया जो
सॉरी यहाँ मैंने एल मल्टीप्लाई एच करना था, ये मैंने गलत कर दिया। सामने और पीछे वाले का देखो ना, ये हो गया इसका एल और ये इसका एच हो गया जो सामने और पीछे वाला है। ये वाला हमारा जो लेफ्ट एंड राइट वाला है हमारा एच एंड बी वाला हो गया। अब बाकी हमारे पास रह गया ये दो, नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस। क्योंकि बॉक्स ओपन है, हमने ऊपर वाला सरफेस उसका उठाया हुआ है, हमने उतारा हुआ है, तो इसमें हम लोग जो है टू करने के बजाय, दो सरफेस लेने के बजाय सिर्फ नीचे वाले सरफेस का एक टाइम उसमें हम ऐड कर देंगे, जो हमारे पास एल मल्टीप्लाई बी है। ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये ऊपर से क्लोज होता तो हम इसे भी टू कर देते हैं कि हमने ऊपर वाला सरफेस यूज़ करना है। फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन समझा करो, उससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखा करो कि इस तरह क्वेश्चन में, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया मैथ्स वाला, यहाँ होगा क्वेश्चन वही, देखो ये आया हुआ। अब वर्टिकल मैथ्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो उसने डी पे पोजीशन किया तो मतलब डी पे खड़ा होगा, डी के साथ वाले जो एंगल बनेंगे वो आपके 90 के बनेंगे, ठीक है। वही बात है कि यानी यूँ डी के ऊपर खड़ा हो गया वो मैथ्स, यानी अगर आप यूँ एंगल बनाओ तो ये डी पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब वो आप ए से बनाओ बेशक सी से बनाओ, लेकिन वहाँ पे आपका वो उस पर बनेगा। वर्टिकल मैथ्स मतलब ये कि पेंडिकुलर खड़ा हुआ है, बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है। ज़रूरी बात यहाँ मेरे दिन में क्या आई थी आपको बताने वाली, मेरे दिन में ज़रूरी बात यहाँ पे ये आई थी कि हाँ, क्वेश्चन को ज़रूर गौर से पढ़ा करो। क्वेश्चन स्टेटमेंट कई बार इस तरह होता है कि कुछ मेजरमेंट वो दे देता है, या कोई मेजरमेंट ऐसी ज़रूरी जो कि आपको उस क्वेश्चन में चाहिए वो क्वेश्चन में दी होती है और उसने वहाँ मार्क वगैरह नहीं की होती। मेरे अपने पेपर में इस तरह हुआ था, मैंने वो गौर से पढ़ी नहीं थी, मुझे बाद में एंड में जल्दी में देखा था, तो वहाँ हमारे पास एक मेजरमेंट दी हुई थी उसने, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लिया करो, बड़ी हेल्प करती हैं आपकी वो चीज़ें। जैसे उसने यहाँ पे हमें बेरिंग की वैल्यू दी हुई है, अगर आप ये नहीं पढ़ते और शुरू कर देते हैं निकालना, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये खैर हमारा पूरा हो गया, इसको मैं लगाता हूँ इंशाल्लाह, कुछ उम्मीद है आपकी आपका बेनिफिट होगा, और बहुत शुक्रिया। बच्चों को बता दीजिएगा जिनको जरूरत।